इन्विटेशन आपको देते हैं तो आप हमारे इन्विटेशन को स्वीकार करते हैं। उस स्वीकार्यता के लिए केएल इंस्टीट्यूट की तरफ से और पूरे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की तरफ से मैं आपका उसके लिए शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे हर एक काम को बिल्कुल बारीकी तरीके से लेते हैं और आप ये इसमें बिलीव करते हैं कि हमें चेयर नहीं करना, हमको तो बोलना है, हम बोलने वाले हैं, हम एक वक्तव्य देने वाले हैं। तो ये बहुत कम लोगों में दिखाई पड़ता है जो बातों को बखूबी बहुत अच्छी तरीके से रख सके। तो सर आपका स्वागत है। मैं आपका एक फॉर्मल वेलकम करने के लिए हमारे स्टूडेंट, बीएड के स्टूडेंट दिनेश को मैं आग्रह करूंगा कि दिनेश आपका सर एक फॉर्मल तरीके से वेलकम करें। दिनेश जी, आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं? दिनेश जी। जी 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 सर, जी सर, धन्यवाद सर। हाँ, तो मेरी आवाज पहुंच रही है सर? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मैं जैसे ही आप जो है वो स्टार्ट करिए। हाँ प्लीज। आप सभी का महाराणा प्रताप के शौर्य पराक्रम की धरा मेवाड़ से हार्दिक अभिनंदन। समागणी सभी को सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में वंदन। मैं दिनेश पंजारा, सुरेशा केएल इंस्टीट्यूट स्पेशल बीएड बैच 19-21 से पास आउट विद्यार्थी हूँ। मैं आप सभी का सरकार सुरेशा केएल इंस्टीट्यूट और सीआरई प्रोग्राम में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से डॉक्टर भूषण पुनानी सर का हृदय की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अब मैं आप सभी को पुनानी सर का इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं डॉक्टर पुनानी सर से अनुमति चाहता हूँ। श्योर, प्लीज गो अहेड। जी, थैंक यू सर। डॉक्टर पुनानी सर वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ब्लाइंड एसोसिएशन अहमदाबाद में कार्यरत है, जो कि हमारे देश का मोस्ट लीडिंग डिसेबिलिटी डेवलपमेंट एनजीओ है। और साथ ही डॉक्टर पुनानी सर दृष्टिबाधित व्यक्तियों की शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद ICEV के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। डॉक्टर पुनानी सर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद इन्होंने जो ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन जो है वो ज्वाइन किया, और सर ने साथ ही गुजरात यूनिवर्सिटी से LLB के साथ PhD की और हाइपा यूनिवर्सिटी इजराइल से वोकेशनल रिहेबिलिटेशन का कोर्स कंप्लीट किया। भारत के लिए राष्ट्रीय कानून का मसौदा तैयार करने वाली जो राष्ट्रीय स्तर की समिति है उसमें भी डॉक्टर पुनानी सर सदस्य हैं, और साथ ही डॉक्टर पुनानी सर RPWD एक्ट 2016 के प्रावधानों के अनुसार जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर भी हैं। डॉक्टर पुनानी सर भारतीय पुनर्वास आयोग द्वारा नियुक्त सलाहकार डॉक्टर पुनानी सर भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त सलाहकार समिति के मेंबर हैं, और डॉक्टर पुनानी सर ने 300 से अधिक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर अपना वक्तव्य पेश प्रस्तुत किया है। साथ ही सर RPWD, PWD, नेशनल ट्रस्ट, इन सबका विस्तृत ज्ञान रखने वालों में से हैं। एक बार मैं पुनः नेशनल वेबिनार से जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से सर का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और अब मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले केएल इंस्टीट्यूट और डॉक्टर संतोष सर का आभार व्यक्त करता हूं कि सर ने मुझे पुनानी सर का इंट्रोडक्शन करने का अवसर प्रदान किया। अब मैं पुनानी सर को माइक हैंड ओवर करता हूं और चाहता हूं कि वह अपने ज्ञान के यथा भंडार में से ज्ञान की जो प्रवाहित धारा प्रवाहित करें और हम सभी को आपके ज्ञान से लाभान्वित करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, डॉक्टर पुनानी सर। थैंक यू दिनेश। ओवर टू यू सर पुनानी सर। Just sharing the screen. Can you see the screen? Yes sir, yes sir. Okay, I'll just make it a full show. सबसे पहले दिनेश जी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। संतोष जी, आपका आभार, अभिनंदन कि आप इतनी अच्छी तरह से CRE ऑर्गेनाइज करते हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं। मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर कि 222 पार्टिसिपेंट्स और हर बार आपका 200 का आंकड़ा क्रॉस कर जाता है। और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स की जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं उनको वंदन करना चाहूंगा कि आप एक अच्छी संस्था के माध्यम से ये जो बहुत ही सीरियस रूप से जो CRE कर रहे हैं, मेरी शुभकामना। और मेरा सौभाग्य है कि मैं जब भी अवसर मिलता है मैं आपसे रूबरू होता हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही सिंपल शब्दों में ये जो अधिकार आधारित व्यक्ति के जो अधिकार है दिव्यांगजन के, उनको कैसे समझा जाए
और मेरा फोकस रहेगा कि उसमें आपका क्या रोल है। इस कानून की बातें तो हम लोग 1995 से कर रहे हैं, लेकिन एज ए टीचर, एज ए रिहैब वर्कर, एज ए रिहैब प्रोफेशनल, आप किस तरह से इस कानून को एक आधार मानकर उस दिव्यांगजन जिसके लिए आप कार्य कर रहे हैं अथवा जो आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके वातावरण में है, आप किस तरह से उनके अधिकारों का रक्षण कर सकते हैं, उनके जीवन का जो स्तर है और सुधार सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप वो कोशिश करें, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा जल्दी करके हम क्वेश्चन आंसर लें। और मेरी आपसे गुजारिश है कि इन बीच में भी जब भी आपको लगे कि आपका कोई बर्निंग क्वेश्चन है, यदि ऑर्गेनाइजर की परमिशन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे बहुत खुशी होगी। एक बात कहना चाहूंगा कि जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसकी जानकारी आपको होना आपका कर्तव्य है, जानकारी प्राप्त करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि हमारे कानून का विधान है। ये जो स्टेटमेंट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कि किसी कानून की अज्ञानता क्षमा पात्र नहीं है। आप ये एक्सक्यूज नहीं बना सकते हैं कि मुझे कानून मालूम नहीं था इसलिए मैंने अमल में नहीं लाया, तो इसका उपयोग नहीं किया, तो इससे मैंने अपने को कटिबद्ध नहीं किया। ये स्वीकार्य नहीं है। हर एक नागरिक को जो कानून उसको लागू पड़ते हैं अथवा जो कानून उससे संबंधित है उसकी जानकारी प्राप्त करना और उसका पालन करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। और मैं जो भी आज आपके सामने मुखातिब करूंगा, पेश करूंगा, एक्चुअली उसकी जानकारी होना आपके लिए अनिवार्य है। आपको ये जानना अनिवार्य है कि हमारे देश के दिव्यांगता से जुड़े हुए कानून क्या है, उनका क्या अस्तित्व है। और दूसरी बात, ये जो कानून है ये हर एक व्यक्ति कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई बड़े ओहदे पर नहीं है। हर एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, 2-3 अपवाद हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनको छोड़कर बाकी सभी को ये कानून एक ही फोर्स के साथ, एक ही ताकत के साथ लागू पड़ता है। कानून की दृष्टि में सभी लोग एक जैसे हैं। आप जैसे देखते हैं कि जो कानून है वो किसी छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करता है, वो किसी बड़े होदे का छोटे होदे का भेदभाव नहीं करता है। सभी व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं, वो भारत में रहते हैं कि विदेश में रहते हैं, यदि वो भारत के नागरिक हैं तो उनको ये सभी कानून उस एक तरह से लागू पड़ते हैं। और इन सभी कानून का पालन करना उनका दायित्व है, उनकी कानूनी जवाबदारी है, संवैधानिक जवाबदारी है। इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं जो भी आज बात करूंगा वो आपको जानना आपके लिए अनिवार्य है, मेरे लिए बताना अनिवार्य नहीं है, आपको भी जानना अनिवार्य है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इस जानकारी को प्राप्त करके हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसको और सुचारू कैसे कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। और हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि जीवन में जितना बने पॉजिटिव रूप से जाए, पॉजिटिविज्म जाए। मैं कुछ पॉजिटिव विचार आपके सामने पेश करना चाहूंगा। आपके स्क्रीन पर भावीना दिखाई दे रही है। आपने सभी ने उनका नाम सुना होगा, नाम नहीं सुना है तो नाम याद कर लीजिए। ये हमारे देश की, हमारे विश्व की एक स्टार प्लेयर है। पहली बार भारत के इतिहास में टेबल टेनिस में टोक्यो पैरालंपिक में भारत को पहली बार भावीना को सिल्वर मेडल मिला, और हमारे लिए सौभाग्य है। और मेरे लिए वो सौभाग्य है कि भावीना ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन से जुड़ी हुई है, 8 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रही है, यहाँ की स्टूडेंट है। और 3 प्लेयर, भावीना, सोनल, उषा, जो वर्ल्ड इंडिया के नंबर 1, 2, 3 प्लेयर हैं, वो तीनों ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन से है। और स्क्रीन पर नहीं है लेकिन लास्ट मंथ इजिप्ट में इन तीनों को लगभग 5 गोल्ड मेडल मिले, जो किसी भी देश के लिए कीर्तिमान है, आप सभी के लिए कीर्तिमान है। आप जहां पर भी हैं तालियों से भावीना का अभिवादन कीजिए कि उन्होंने इतनी अच्छी जो सिद्धि हासिल की है, बहुत श्रम किया है। इसके पीछे भी कानून है, इसके पीछे भी रिजर्वेशन है, इसके पीछे भी स्पेशल प्रोविजंस है। लेकिन मुझे कहते हुए गर्व होता है कि आज भावीना जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसको 7 करोड़, मैं रिपीट करना चाहूंगा, 7 करोड़ के कैश अवार्ड मिल चुके हैं। और कितने मिलेंगे वो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन गर्व होता है कि हमारी एक बेटी जो केवल एक महसाना से छोटे से गांव से आकर, सोनल जो भावनगर से छोटे से गांव को आकर अहमदाबाद में जिन्होंने प्रैक्टिस शुरू की, और आज हमारे देश की, आप देख रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको आमंत्रित किया
उनके साथ समय बिताया। हमारे मंत्री श्री ने भी उनको अवार्ड दिया, चीफ मिनिस्टर ने अवार्ड दिया, श्री योगी जी ने, चीफ मिनिस्टर यूपी ने अवार्ड दिया। तो कितना अच्छा लगता है। क्योंकि अभी ये सवाल ये आता है कि मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, कि हम लोग से शुरू करते हैं कि ये भावीना ने कौन कौन से अधिकार का उपयोग किया। एक इतिहास रच दिया है, एक देश को गौरवान्वित किया है उसने। जो उसका आपको खुशी होगी कि वो इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रोडक्ट है। उसने भी मेहसाना के छोटे से गांव में, गांव के स्कूल में जाकर, व्हील चेयर पर जाकर शिक्षा प्राप्त, उसको जो भी इंक्लूसिव एजुकेशन के बेनिफिट है, जो भी एंटाइटलमेंट्स ने प्राप्त किए, और उसको स्पेशल केस में जो स्पेशल ITI है, जो केवल दिव्यांगजन के लिए है, जहाँ दिव्यांगजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट है, जिसका पूरा फंड गुजरात सरकार करती है, वहां उसने प्रवेश किया। तो उसने दूसरा जो अधिकार था, पहला अधिकार शिक्षा का, दूसरा अधिकार स्किल डेवलपमेंट का, ये उसने उपयोग किया। और फिर उसने प्रैक्टिस की। उसको अधिकार था कि वो किसी के साथ भी प्रैक्टिस कर सकती है, अपना समय टेबल टेनिस के टेबल पर बिता सकती है। उसने उसको स्वीकार किया। और सबसे बड़ी बात, बहुत गर्व होता है कि आज भावीना ESIS में ऑफिसर की पोस्ट पर है, और हमारे गुजरात में रिजर्वेशन है। यदि आप इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स में जीत के आते हैं, मैं चाहूंगा कि जानकारी आपके सभी विद्यार्थियों, भाई बहनों को दीजिए। यदि आप स्पोर्ट्स में कुछ सिद्धि हासिल करते हैं तो आपको स्पोर्ट्स कोटा में जॉब मिलती है। भावीना को जॉब मिल गई है, सोनू को जॉब मिलने जा रही है, उषा को जॉब मिलने जा रही है। ये केवल इसलिए मिली है कि हमारे कानून में दिव्यांग जनों के लिए स्पोर्ट्स कोटा में भी रिजर्वेशन है। उसके बाद सिविल राइट्स जो है हमारे कानून में, सिविल पॉलिटिकल राइट्स, उसको शादी करने का अधिकार है। दिव्यांगता उसकी शादी के बीच में अटल रूप नहीं बन सकती, वो भी किसी और की तरह अपना परिवार बसा सकती है। और भावीना ने शादी की है, शी इज अ मैरिड वुमन, और बहुत ही सुखी उनका परिवार है। अब उसका परिवार है, उसको अधिकार है कि उसको अपना फैमिली बना सके, फैमिली को बढ़ा सके। दैट मीन्स जो अधिकार थे सिविल और पॉलिटिकल, राजनीतिक और जो आर्थिक अधिकार थे, उन सब का उपयोग करके भावीना यहाँ तक पहुंची है। और उसके पास एंटाइटलमेंट क्या थे, ये भी आपको समझना जरूरी है। आप सब भी जानकर हैं, लेकिन एक अलग पर्सपेक्टिव से आपके सामने रख रहा हूँ। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, इसके 2 कानून है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, उसमें इसका उल्लेख किया गया है कि हर एक दिव्यांगजन को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, वो पूरा एक्ट उसी के ऊपर है, उसका टाइटल है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। उसमें भी सेक्शन 2 में मॉडिफाई करके दिव्यांग को जोड़ा गया है। दैट मीन दिव्यांग व्यक्ति को, मैं आगे आपको विशेष जानकारी दूंगा कि उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, और उनको जो स्किल डेवलपमेंट है उसके दरमियान फीस पे नहीं करनी पड़ती, फीस से माफी है, क्योंकि विशेष प्रावधान किया गया है कि बिना फीस पे किए भी वो लोग पढ़ सकते हैं। उनको कंसेशन मिलता है ट्रैवल में। आप जानते हैं कि पूरे कंट्री में रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे और लोकल ट्रांसपोर्ट तीनों में कंसेशन है। और अहमदाबाद में खास उल्लेख करना चाहूंगा कि BRTS की जो कॉरपोरेशन चलाती है, उसमें भी दिव्यांग जनों को फ्री ट्रैवल अथवा कंसेशन ट्रैवल का अधिकार दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात, जो आज 3 दिन से चल रहा है खेल महाकुंभ, NAB भावनगर भी कर रही है, तो ये खेल महाकुंभ गुजरात के लिए वरदान है। थैंक्स टू श्री नरेंद्र मोदी, वो जब यहाँ चीफ मिनिस्टर, उन्होंने एक पहल की। यदि खेल महाकुंभ किसी के लिए होता है तो दिव्यांगजनों के लिए क्यों नहीं। आपको जान के ताजुब होगा, आनंद होगा कि 5 करोड़ के बजट से हर साल दिव्यांगजनों के लिए खेल महाकुंभ किया जाता है। हमारे काफी ऐसे तालीमार्थी जो मेंटली चैलेंज है, डेफ है, नेत्रहीन है, उन सभी को लाखों रुपए में कैश अवार्ड मिल चुका है। उनके बैंक अकाउंट में काफी पैसा है, क्योंकि हर एक लेवल पर उन्होंने मेडल प्राप्त किए, और ये कैश अवार्ड हर साल मिलता है। और जैसे मैंने बताया कि स्पोर्ट्स कोटा में भी रिजर्वेशन है, और स्पोर्ट्स पर्सन को भी, जैसे मैंने उल्लेख किया कि भावीना को 7 करोड़ रुपए मिल चुका है, कैश अवार्ड का है। गुजरात सरकार ने 3 करोड़ दिया, योगी ने 2 करोड़ दिया, भारत सरकार ने 10 लाख दिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने पैसा दिया। और सबसे बड़ी बात, भावीना को जो लाभ हुआ, रिजर्वेशन इन हाउसिंग, क्योंकि जो घर जो गुजरात सरकार के जो एकम है, जो घर बनाते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग बनाते हैं, उसमें भी दिव्यांग जनों के लिए रिजर्वेशन है। इस सभी का लाभ लिया, और आज आप देख सकते हैं कि इन अधिकारों का उपयोग करके
और इन एंटाइटलमेंट का जो उनको सहूलतें थी, सुविधाएं थी, उसका उपयोग करके आज भावीना स्टार बन चुकी है। आप देख रहे हैं कि भावीना आपको लेफ्ट साइड पे दिखाई दे रही है व्हील चेयर में, और ये सभी प्लेयर दिव्यांग हैं। ये हमारे दिव्यांग हीरोज हैं जिन्होंने सभी ने एक बहुत ही कीर्तिमान स्थापित किया। टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक में अवार्ड मिला। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको अभिवादन किया और उनको प्रशंसा की, उनके साथ फोटो खिंचवाया, जो मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। अभी राइट्स पर वापस आते हुए कि हमारे पास ऐसे 6 कानून हैं कि जो दिव्यांग जनों के लिए बनाए गए हैं। अब पहले मैं सर नाम बताना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इनको नोट कर लीजिए। इस हर एक कानून की एक अपनी अहमियत है और इस कानून को समझना बहुत जरूरी है। और हम लोग केवल उसकी जो मोटी मोटी बातें हैं, उसका जो उद्देश्य है, उसका जो पर्पस है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे जो बड़ा, सबसे जो मेन कानून है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 की जो पेरेंट एक्ट है, जिसमें हर एक विकलांगता को, हर एक रूप को, हर एक पहलू को कवर किया गया है। और मैं मानता हूँ, मुझे गर्व है कि विश्व के सभी देशों के हमारा कानून अति विशाल है। मैंने अमेरिकन पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट भी पढ़ा है, उसमें भी काम किया है। मुझे गर्व होता है कि कानून से भी ज्यादा विशाल कानून हमारे देश में है, शायद नहीं है। हमारे देश जैसा कानून बनाया है और इसी कानून को नेपाल में, फिजी में, काफी देश में इसी रूप में स्वीकार किया गया है। और रिहैब काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके तहत सीआरई हो रहा है। आप सभी रिहैब प्रोफेशनल हैं, आप आरसीए के बारे में जानते हैं। फिर से कहना चाहूंगा, काफी कम देश इस पृथ्वी पर हैं जिन्होंने आरसीए जैसा कानून बनाया है, जहां पर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कोर्सेज, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एग्जामिनेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डिग्री, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नोमेनक्लेचर, सभी को स्टैंडर्डाइज किया गया है। और बहुत गर्व होता है कि आरसीआई ने एक बहुत ही कीर्तिमान हासिल किया है कि हजारों की संख्या में क्वालिफाइड रिहैब प्रोफेशनल तैयार किए हैं और रजिस्टर किए हैं। और बहुत ही एक पावरफुल प्रभावशाली कानून है। नेशनल ट्रस्ट एक विशिष्ट प्रकार का कानून है जो केवल ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस को लागू पड़ता है। लेकिन एक ही कानून ऐसा है जिसके तहत संस्थाओं को प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए मदद मिलती है। तो उसका सबसे बड़ा लाभ लोकल लेवल कमेटी के आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है। और ये बहुत ही एक अच्छा कानून है जो एक बिल्कुल सर्विस ओरिएंटेड है, सेवा ओरिएंटेड है, और कि लेकिन केवल 4 कैटेगरीज के लिए है, उसको कवर करता है। और एक बहुत बड़ा कानून जो काफी लोग नहीं जानते हैं, मेंटल हेल्थ एक्ट, इसको पहले ल्यूनेटिक एक्ट बोलते थे, फिर मेंटल एक्ट बोलते थे। अभी जो नया नाम आया है, जो नया इसका परिप्रेक्ष्य है, वो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। ये मेंटली इल साइकियाट्रिक पेशेंट की जो लोग मनोरोगी हो जाते हैं उनके लिए, और एक बहुत ही विशाल एक्ट है, बहुत ही पावरफुल एक्ट है। मुझे गर्व होता है कि ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन इस एक्ट पर बहुत ही लार्ज स्केल पे काम करती है। 60 डिस्ट्रिक्ट में हजारों की संख्या में मेंटली लोगों के साथ काम करती है। इसका रिहैब सेंटर बनाया गया है और पूरा एक नेशनल मेंटल हेल्थ केयर प्रोग्राम है जो पूरे देश में लगभग 100 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। और मैं चाहूंगा इसके बारे में, ये 2 एक्ट, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में थोड़ा ओवरलैपिंग है, क्योंकि जो मेंटली इल पीपल हैं वो दोनों एक्ट में कवर होते हैं, लेकिन दोनों में अलग रूप से कवर किया गया है। तो कभी फिर समय होगा तो उसकी बात करेंगे, लेकिन ये एक्ट पैरेलल है और ये भी कानून है। अभी जो बहुत पावरफुल एक्ट है जो आपको लागू पड़ता है, जिसका उपयोग आपको करना चाहिए लेकिन उपयोग होता नहीं है, क्योंकि ये राइट टू एजुकेशन एक्ट बहुत ही विशाल, पावरफुल, एक बिल्कुल सोचा समझा हुआ कानून है। पहला कानून है किसी देश में जो ये कहता है कि हर एक बच्चे को स्कूल में जाने का, शिक्षा प्राप्त करने का, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और 2011 में इसमें दिव्यांग बच्चों को भी जोड़ा गया है। इसका मतलब यह है कि हर एक स्कूल, कोई भी शिक्षा उसमें दिव्यांग शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसको, इस कानून का बहुत ही प्रभावशाली उपयोग आप कर सकते हैं। कोई स्कूल किसी विकलांग को एडमिशन से मना नहीं कर सकता है, केवल विकलांगता के आधार पर। और हमारी नई पॉलिसी और एजुकेशन है, 20 मिनट मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है। और गुजरात में एक इसका ग्रुप है, इंक्लूजन ग्रुप, जो मैं चेयर करता हूँ। और हम लोग इस पॉलिसी को बहुत ही महत्व दे रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप इस पॉलिसी को समझिए, इसको पढ़िए, क्योंकि 2023-24 का जो सत्र आएगा उससे इस पॉलिसी को अमल में लाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि आज से डिबेट शुरू हो गई है
कि क्या आप बायोलॉजी के साथ 12वीं कक्षा पास करके क्या आप इंजीनियर बन सकते हैं? पॉलिसी कहते हैं यस, आप बन सकते हैं। तो ऐसे काफी बड़े चेंजेस पूरे देश में आने वाले हैं, और मुझे कहते बहुत गर्व होता है इस पॉलिसी में दिव्यांगता को बहुत ही सक्रिय रूप से जोड़ा गया है। जहां जहां पर दिव्यांगता की शिक्षण का सवाल आता है, इस पॉलिसी में जोड़ा गया है और बाखूबी जोड़ा गया है। और मुझे गर्व है कि चैप्टर 6 में विशिष्ट प्रावधान किया गया है, और इसको राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो नंबर 1 पे आप देख रहे हैं, उसको वैलिडेट किया गया है। पॉलिसी कहती है कि जितने शिक्षा से संबंधित प्रोविजन है ROPWD एक्ट में, उन सभी को पॉलिसी स्वीकार करती है, और वो पहला देश है कि जिसने एक पॉलिसी में किसी कानून को वैलिडेट किया है। बहुत ही सराहनीय कदम है। इस बारे में आपका कोई प्रश्न होगा, पॉलिसी के इंट्रिकेसीज क्या है, विशिष्ट वैल्यू क्या है, मुझे बहुत खुशी होगी आपको जानकारी देकर। थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि जो जितने हम कानून की बात कर रहे हैं उससे क्या क्या फर्क पड़ सकता है, क्या प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले आप यदि इतिहास में जाएं, थोड़ा इतिहास आपको बीएड में पढ़ाया गया था कि हमारे देश में विकलांगता का काम एक चैरिटी के रूप में होता था। ये चैरिटी थी, आज भी चैरिटी है काफी हद तक, लेकिन इसकी शुरुआत चैरिटी से हुई। लेकिन जैसे जैसे समाज ने डेवलप किया, हम लोग आगे बढ़े, हमने इसको विकास का अंजाम दिया, विकास के रूप में इसको डेवलप किया, आगे और आगे बढ़े तो इसको हमने सहभागिता और पार्टिसिपेशन इसमें लेके गए और आगे बढ़े। अभी के समय में हम इसको अब इंक्लूसिव डेवलपमेंट एज ए मैटर ऑफ राइट, ये जो शिक्षा है, तालीम है, स्किल डेवलपमेंट है, पुनर्वास है, ये कोई दया धर्म नहीं है, ये चैरिटी नहीं है, ये उनका अधिकार है, और उनके अधिकार के रूप में हम उनको सब दे रहे हैं। और अभी जो नया ट्रेंड आ रहा है, ये एक मानवीय अधिकार है, ह्यूमन राइट है, जो मैंडेटरी है हर एक शख्स के लिए, इसको फॉलो करना। तो हम लोग, हमारा देश आज से 100 साल 110 साल पहले जो चैरिटी के रूप में पहला ब्लाइंड स्कूल अमृतसर में बनाया गया, पहला ब्लाइंड स्कूल गुजरात में नवरंगपुरम बनाया गया, और भावनगर जहाँ से एक कार्यक्रम हो रहा है 1932 में पहली संस्था ब्लाइंड स्कूल और डेफ स्कूल की शुरुआत हुई। और आज हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि हमारे कानून ने इस सब चीज को बदला है। मैं थोड़े खाली हाईलाइट देना चाहूंगा ROPWD एक्ट के, जो आपको मैं मानता हूँ कि समझना, अमल करना जरूरी है। सबसे पहली बात, हमारे देश में पहले 4 विकलांगता थी, फिर 7 विकलांगता थी, फिर 11 विकलांगता थी, नए कानून में 21 विकलांगता है। और सबसे बड़ी बात कि जो एकम की परिभाषा है उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ा गया है। रोजगार को छोड़कर लगभग बाकी सभी सेक्शन सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी लागू पड़ते हैं। ये बहुत एक बड़ी साहसिक डेवलपमेंट है जो हमारे देश ने स्वीकार की है। और सबसे बड़ी बात, वो बहुत ही सिंपल रूप से कानून कहता है कि कोई भी ऐसी जगह जहां पर पब्लिक जाती है उसको पब्लिक प्लेस माना जाएगा। उसमें ओनरशिप का कोई सवाल नहीं है, वो कोऑपरेटिव है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, कॉर्पोरेट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि पब्लिक वहां जाती है तो वो पब्लिक प्लेस है, उसको एक्सेसिबल, सुगम्य बनाना अनिवार्य है। और सबसे महत्व की बात, हर एक व्यक्ति में कानूनी क्षमता है। हम लोग पहले ये मानते थे कि कुछ दिव्यांगता जैसे कि ऑटिज्म है, मेंटली रिटार्डेड है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है, वो सभी में लीगल कैपेसिटी नहीं है। इस कानून ने उसको थोड़ा सिद्ध किया है कि उसमें लिमिटेड हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन ये कहना कि कैपेसिटी नहीं है, ये बिल्कुल मानवता के विरुद्ध है। हर एक व्यक्ति में लीगल कैपेसिटी है। इस सिद्धांत को मानकर हमारा कानून आगे चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग विजुअल इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कानून ने स्वीकार किया है कि जो संचार की, जो कम्युनिकेशन की परिभाषा है, उसमें ब्रेल, साइन लैंग्वेज, ऑगमेंटेड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, इन सभी, पहली बार किसी कानून ने ब्रेल को एक कम्युनिकेशन का टूल माना है। वो छोटी बात नहीं है। पहली बार किसी कानून, देश के कानून ने साइन लैंग्वेज, टोटल कम्युनिकेशन को एक कानून का हिस्सा मांगा है। माना इसलिए कि नए इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, नया डेवलपमेंट हो रहा है, यूनिफॉर्मिटी आ रही है, क्योंकि इसको अब कानून का अंजाम दिया गया है। और आपको जान के बहुत खुशी होगी, और मैं चाहूंगा कि बड़ा ध्यान से समझिएगा, हर एक स्कूल, जिस स्कूल ने मान्यता प्राप्त की है अंडर प्राइमरी एजुकेशन एक्ट, सेकेंडरी एजुकेशन, वो सभी स्कूल को जो ये कानून की परिभाषा है, जो राइट टू एजुकेशन स्कूल की परिभाषा में जोड़ा गया है, दैट मीन्स हर एक स्कूल जो रजिस्टर्ड है वो स्कूल की परिभाषा में आएगा। इसका मतलब ये है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है
वो हर एक स्कूल को लागू पड़ता है, वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कोऑपरेटिव हो, कॉर्पोरेट हो, कुछ भी हो, निजी हो, लेकिन वो इस भाषा में आता है। ये बहुत ही एक साहसिक कदम है, हर एक स्कूल को जोड़ा गया है, इसलिए हर एक स्कूल में दिव्यांगजनों को एडमिशन देना अनिवार्य है। और सबसे बड़ी बात, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल कोड बनाई जाएगी, ये प्रावधान है गुजरात में, हर एक डिस्ट्रिक्ट की कोड नंबर 2 स्पेशल कोड है, मैटर को ले जाकर जा सकते हैं, राइट ऑफ किसी भी कानून के जो भी इश्यूज है वहाँ पर कानून को से लड़ सकते हैं, ये प्रावधान किया जा चुका है। और हर एक जिले में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात, हर एक व्यक्ति को एक्सेसिबल सुगम्य मटेरियल देना अनिवार्य है, ब्रेल बुक्स, साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन की सुविधा, ये सभी जो व्यक्ति को एक्सेसिबल है, कोर्ट कचहरी में भी एक्सेसिबल करना अनिवार्य है। अब सभी कोर्ट कचहरी में जो भी जिस मैटर में कोई नेत्रहीन व्यक्ति लिटिगेंट होगा, केस लड़ रहा होगा, उसको ब्रेल मटेरियल देना, ऑडियो मटेरियल देना अनिवार्य है। वहाँ पर साइन लैंग्वेज का यूज करना अनिवार्य है। यदि लिटिगेंट हियरिंग इम्पेयर्ड है तो कोर्ट को व्यवस्था करनी पड़ेगी, सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी कि उनके लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन की सुविधा दी जाए। ये कानून ने स्वीकार किया है। और स्किल डेवलपमेंट, क्षमता विकास, हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत फेवरेट विषय है, इसमें कानून में एक जगह दी गई है कि इसको विकास करना अनिवार्य है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इसका मतलब यह है कि जो भी डेवलपमेंट का कार्य है उसमें दिव्यांग को जोड़ना अनिवार्य है। यदि मान लो कि शिक्षा है तो दिव्यांग को जोड़ना पड़ेगा, तालीम है तो दिव्यांग को जोड़ना पड़ेगा, ग्रामीण विकास है तो ग्रामीण दिव्यांग, और भी कोई भी विकास का कार्य है तो उसमें इंक्लूसिव होना करना पड़ेगा, सभी दिव्यांगजनों के परिवार को जोड़ना पड़ेगा। और एक स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारे कानून ने 3 लेवल की डिसेबिलिटी को स्वीकार किया है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज, किसी भी लेवल की विकलांगता हो तो उसको हम लोग दिव्यांगजन बोलते हैं अथवा विकलांगजन बोलते हैं। लेकिन यदि 40% अथवा जो मापदंड है, इन केस ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड 70 डेसिबल, इन केस ऑफ ब्लाइंडनेस 3/60 और लेस, इन केस ऑफ लो विजन 6/20 और लेस, ये जो सभी मापदंड, इन केस ऑफ इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड 70 IQ, इससे ज्यादा विकलांगता है, इतनी हद से ज्यादा, तो उसको हम लोग बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोलते हैं, जिसको सभी कंसेशंस, बेनिफिट, तीसरी विकलांगता है हाई सपोर्ट नीड। ऐसे लोग खुद से अपना कार्य नहीं कर सकते हैं, उनको किसी की आवश्यकता है। इसके लिए हर एक राज्य में रिसर्च कमेटी बनाई जाएगी। गुजरात में कमेटी बन चुकी है, नोटिफिकेशन अवेलेबल है। आप NABgujarat.org पर जाओगे तो आपको नोटिफिकेशन कॉपी मिल जाएगी। गुजरात में कमेटी अस्तित्व में आ चुकी है और राज्यों में भी आ चुकी होगी। और ये कमेटी सर्टिफाई करेगी कि कौन व्यक्ति हाई सपोर्ट नीड है, उसको केयर गिवर की सेवा देना भी अनिवार्य है, जो बहुत साहसिक कदम है, अमेरिका के पैटर्न पर है, धीरे धीरे हमारे देश में भी अमल में आ जाएगा। तो इसमें एक स्टेट और नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है और मैं नेशनल एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हूँ। इसको सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बोलते हैं और ऐसे स्टेट गवर्नमेंट में बनाई गई है। कमेटी इतनी प्रभावशाली नहीं है, लेकिन प्रावधान अवश्य किया गया है और एक संकलन कमेटी होगी, इसका प्रावधान है। और सबसे बड़ा सुगम्य, आप जानते हैं, आप नोट कर लीजिए, सुगम्य भारत अभियान, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, वो लॉन्च हो चुका है 2015 से। और हर एक पब्लिक बिल्डिंग, हर एक ऐसा मटेरियल जो विकलांग को चाहे, उसको एक्सेसिबल सुगम्य बनाना अनिवार्य है। इसके लिए काफी काम की शुरुआत हो गई है, लेकिन जितना प्रोग्रेस होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश में विकास का कार्य स्लो स्पीड पर चलता है और धीरे धीरे ये स्पीड पकड़ेगा, हम ऐसा मान सकते हैं। और अभी हम आते हैं, हमारा मैं हर बार हमारे लेक्चर में एक फार्मूला है 545, याद रखिएगा 545। जितनी हमारी हायर एजुकेशन है जो स्कूल के बाद होती है, ITI लेवल से लेकर ऊपर, उसमें 5% आरक्षण है दिव्यांगजनों के लिए। और जितने रोजगार है, यहाँ पर निजी क्षेत्र को कवर नहीं किया गया है, ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए 4% रिजर्वेशन है। इसी को लेकर आज हमारे देश में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में दिव्यांगजन रेलवे में, PSU में काफी जगह पर जुड़ चुके हैं, उनको नौकरी मिल रहा है और मिलेगा। लेकिन इसके लिए आप सबको संघर्ष करना पड़ेगा ताकि उसके रिजर्वेशन का लाभ उनको मिले। इसी तरह से जो विकास के कार्य है, सबसे बड़ी, जो भारत एक ही देश है जिसने विकास के कार्यों में दिव्यांगजनों के लिए 5% आरक्षण दिया है। खासकर जो ग्रामीण एरिया में, स्लम एरिया में, पुअर एरिया में, ट्राइबल एरिया में लोग रहते हैं, उनके लिए जितने विकास के कार्य हो, महिला विकास हो, बाल विकास हो, ग्रामीण विकास हो, हाउसिंग हो, PM
हेल्थ केयर फंड, सभी में दिव्यांगजनों के लिए 5% आरक्षण है। ये कानूनी एक प्रावधान है। मुझे आपसे गुजारिश है, जहाँ भी आप रहते हैं वहां पर एमजी नरेगा हो अथवा कोई भी विकास का कार्य हो, आप चेक कीजिए कि वहाँ रिजर्वेशन होता है कि नहीं होता है, तो आप उनको प्रेरित कीजिए। ये कानून है, ये दिव्यांग का अधिकार है, उसको ये मिलना चाहिए। यदि आप इतना करोगे कि आपके विस्तार में जितने विकास के, रोजगार के, शिक्षण के कार्य हैं, उन सभी में आरक्षण को अमल में लाया जाए, ये आरक्षण चे अमल में आवे, इतना भी आप करोगे तो बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। और हर एक जगह पर, जैसे मैंने बताया, सुगम्य मटेरियल देना अनिवार्य है। विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप, गुजरात सरकार और काफी और राज्य स्कूली बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। ये स्कॉलरशिप भारत सरकार की योजना थी, अब राज्यों ने भी स्वीकार की है। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने पहले बताया, कि जो हाई सपोर्ट नीड है, जिनके पास हाई सपोर्ट HSN का सर्टिफिकेट है, उनको केयर गिवर की सुविधाएं सरकार की ओर से देना अनिवार्य है। मुझे कहना पड़ रहा है कि अभी बहुत अमल में नहीं आया है। हमारा देश हमेशा आर्थिक संकट में रहता है, कोविड के बाद और भी संकट बढ़ा है। संकट केवल सरकारी कार्यों के लिए है, तो अभी तक इसको हम अमल में नहीं ला सके, लेकिन प्रावधान है, आज नहीं तो कल इसका लाभ अवश्य मिलेगा। और अफोर्डेबल हेल्थ केयर, जैसे हम जानते हैं कि PM हेल्थ केयर में दिव्यांग को जोड़ा जा रहा है, ई-श्रम कार्ड में जोड़ा जा रहा है, अंधेरा में जोड़ा जा रहा है, खासकर नेशनल ट्रस्ट की विकलांगताओं को ट्रैवल कंसेशन, इसका भी प्रावधान किया गया है, ताकि हमारे रेलवे, बस और लोकल ट्रांसपोर्ट सभी में कंसेशन मिले। ये काफी सुचारू रूप से सभी राज्यों में चल रहा है, लेकिन इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। और हमारी जो संस्थाएं हैं, जो दिव्यांग व्यक्ति है, उनको रोजगार के लिए, संस्था चलाने के लिए कंसेशनल रेट पर जमीन मिले, इसमें भी काफी दिक्कतें हैं। BPA को 3 जगह पर जमीन मिली है, लेकिन दिव्यांग को डायरेक्ट रूप से जमीन मिलना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत लंबा प्रोसीजर, लेकिन कानून है तो आज नहीं तो कल अमल में अवश्य आएगा। जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो जल्दी मैं कोशिश करता हूँ कि हम केवल बोलते नहीं रहे, बीच में एक आधी स्टोरी भी ले लें। एक जो बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है दिशा की। दिशा एक डाउन सिंड्रोम की बहुत ही सुंदर लड़की है, और आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप क्या कल्पना करते हैं कि दिशा किस हद तक पढ़ सकती है? सामान्यतः लोग बोलते हैं कि 6 7वीं 8वीं तक पढ़ लेगी, 7वीं के बाद तो नहीं जा सकेगी। शायद आपका जो भी व्यू हो, लेकिन आपको जान के बहुत खुशी होगी कि दिशा ने MS यूनिवर्सिटी में से BCom किया है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में BCom किया है। जब मैं किसी को बताता हूँ तो लोग विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए मैं आपको स्क्रीन पर उसकी डिग्री भी बता रहा हूँ कि उसकी डिग्री है जो MS यूनिवर्सिटी ने उसको दिया है। बहुत गर्व होता है कि हमारी बेटियां जो डाउन सिंड्रोम होने के बावजूद BCom तक पहुंच जाती हैं। BA करना तो आसान था, लेकिन BCom करना मैं मानता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप जहाँ भी हैं, दिशा को अभिवादन दीजिए। ये ऐसी बेटियां हमारे लिए रोल मॉडल है, एक प्रोत्साहन का जरिया है, और वो आज सबको प्रेरित करती हैं। और आज तक क्या होगा, लेट्स सी। जो हमारी आइडेंटिफाइड पोस्ट है, वो पोस्ट केवल ऐसी कैटेगरी में है जहां पर उनको आइडेंटिफाई किया गया, रिजर्वेशन वहां पर होगा जहाँ आइडेंटिफाई किया गया। ये गजट पब्लिश हो चुका है, सोशल डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी की वेबसाइट पर है। यदि आपको ये गजट चाहिए तो आप मुझे लिखिएगा, हर एक के पास है। इसमें लगभग 600 पन्ने का, 1200 पन्ने का ये एक बुक है, जिसमें कौन सी विकलांगता कौन सी पोस्ट के लिए आइडेंटिफाई की गई, ये पूरा लिस्ट है। और राज्य सरकारें जब तक अपना गजट नहीं बनाएंगी, लिस्ट नहीं बनाएंगी, वो भारत सरकार की लिस्ट के अनुरूप चलेगी। कमेटी बन चुकी है, इंडिया कैंपेन शुरू हो गया है, और काफी साहसिक जजमेंट्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की, जिन्होंने नया मार्गदर्शन दिया है, नई होप दी है, और ये जजमेंट बहुत ही यूजफुल है। और स्किल इंडिया कैंपेन शुरू हो चुका है, इसमें दिव्यांग को कवर किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री इसमें बहुत ही उत्साही हैं, उसमें हमेशा जोड़ रहे हैं। लाइवलीहुड मिशन जो पूरे देश में चल रहा है, रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री में, उसने भी दिव्यांग को कवर करना शुरू किया है। अभी हमको थोड़ा टाइम पहले DDU-GK गुजरात, जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास, उससे 2.5 करोड़ का ग्रांट मिला है ग्रामीण स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देने का। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुजरात में एस्टेब्लिश हो गई है, काफी राज्यों में एस्टेब्लिश होने की तैयारी में है, और जो काफी कंपोनेंट जो शिक्षण से रिलेटेड है उनको अमल में लाया जा चुका है।
राइट्स की बात करेंगे, जो पहला बड़ा राइट है, राइट टू इक्वालिटी एंड डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। ये बहुत ही बड़ा अधिकार हमारे कानून ने दिया है। सेक्शन 3.9 में हर एक दिव्यांग को समानता का, रिस्पेक्ट का अधिकार है, इसको वेरीफाई करता है। और हम किसी के दिव्यांगता के आधार पर हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हम लोग ये नहीं कह सकते तुम दिव्यांग हो तो स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, तुम दिव्यांग हो तो शादी नहीं कर सकते, तुम दिव्यांग हो तो ट्रैवल नहीं कर सकते। ये हमारे देश ने एस्टेब्लिश किया है कि दिव्यांगता के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उनको आप अछूत नहीं बना सकते हैं। ये बहुत ही जरूरी है। फिर से एक स्टोरी लेंगे ताकि आपका जो इंटरेस्ट बना रहे। आपके स्क्रीन पर श्रुति है, मैं स्टोरी कई बार बता चुका हूँ, लेकिन जो नए विद्यार्थी बताना चाहूंगा, और आपके दोनों हाथ तैयार रखिएगा। ये पहली महिला है जो डेफ ब्लाइंड है। डेफ ब्लाइंड होने के बावजूद इन्होंने फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा किया है, इन फिजियोथेरेपी असिस्टेंट नाउ वी कॉल इट। और मुझे कहते हुए गर्व होता है, आपको भी गर्व होगा कि विश्व की पहली डेफ ब्लाइंड फिजियोथेरेपिस्ट महिला है। आप गूगल कीजिएगा डेफ ब्लाइंड फिजियोथेरेपिस्ट, केवल 2 नाम आएंगे। एक व्यक्ति जो आयरलैंड में था, गुजर चुका है, और दूसरा नाम आएगा श्रुति लता सिंह, कि जिन्होंने डेफ ब्लाइंड होने के बावजूद बीपीए कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में से डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी असिस्टेंट किया है, और आज वो एडवोकेसी ऑफिसर हैं साइंस इंडिया में। और 1 महीना पहले यूनेस्को यूएन में इन्होंने स्पीच दिया, और काफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने स्पीचेस दिया। और अभी 1 सप्ताह पहले इनको 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी मिला। बहुत गर्व होता है कि हमारी बेटियां उनकी इतनी तीव्र विकलांगता के बावजूद कहाँ तक पहुंच रहे हैं। ये सब के लिए एक उदाहरण है कि डेफ ब्लाइंड होने के बावजूद भी व्यक्ति पैरामेडिकल कोर्स कर सकता है। ये उदाहरण आपके पास है, आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, ग्रामीण विस्तार का उदाहरण लेंगे। ये लिम्बड़ी से हैं हमारे राजेश शेठ, जो बहुत ही अच्छे घर से है। आपको क्या लगता है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि वो फाफड़ा बना रहा है, पेड़ा बना रहा है, सब कुछ खुद बनाता है। लेकिन आपको जान के इतना हैंडसम लड़का, ये डेफ ब्लाइंड है, टोटली डेफ ब्लाइंड है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना देख सकता है। इसके बावजूद, टोटली डेफ ब्लाइंड होने के बावजूद खुद की दुकान चलाना, फाफड़ा बनाना। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग फाफड़ा बना सकते हैं? मैं तो नहीं बना सकता हूँ। जब बनाने जाता हूँ तो मैं आपको गुजरात बन जाता है और बिल्कुल लाइन में नहीं आता है। और जब फ्राई करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। ये व्यक्ति डेफ ब्लाइंड होने के बावजूद खुद मिठाई बनाता है, उसका तोल करता है, उसका भाव करता है, उसका पैसा गिनता है। मैं मानता हूँ कि ऐसे केस हमारे लिए एक प्रोत्साहन है। उसने भी कानून का लाभ लिया है, उसने भी रिजर्वेशन का लाभ लिया है, उसको भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का लाभ मिला है, और आज राजेश पूरे विश्व के लिए रोल मॉडल है। तीसरी स्टोरी लेंगे, जो मेंटली चैलेंज व्यक्ति है। ये खानगढ़ से हमारे मनसुख भाई है। कितना सुंदर नाम है, गुजराती में मनसुख का नाम होता है जिसके मन को सुख ही सुख है, who is always happy in his heart। लेकिन इसकी हैप्पीनेस देखिए, 25 साल से इस कोठरी में इसको बंद करके रखा था। क्या क्या गुनाह है उसका? केवल इतना गुनाह है कि वो मेंटली इल है, साइकियाट्रिक पेशेंट है। और कोई व्यक्ति जानता नहीं है कि ये पेशेंट खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसको बांध के रख दिया है। उसके आप ध्यान से देखिएगा, आपको दिखाई देगा। लेकिन जब इसको केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट दिया गया, 3 महीने के बाद देखिए आप, ये वही मनसुख बस में बैठकर उसके गांव में वापस जाता है और आज खेती कर रहा है। अब आप देखिए, केवल 3 महीने के हॉस्पिटलाइजेशन में जो फ्री है, उसका अधिकार है कि मेंटल हेल्थ एक्ट में सभी को ट्रीटमेंट देना फ्री है, अनिवार्य है, कोई पेमेंट नहीं है। सभी हॉस्पिटल में इसका प्रबंध है, जो भी मेंटल हॉस्पिटल है। उसके बावजूद ऐसे हजारों लाखों लोग हैं कि जो 4 कोठी में बंद है, जो मानवीय नहीं है। इससे अच्छा तो एनिमल को ज्यादा केयर दी जाती है, भैंस को भी ज्यादा हम लोग संभाल करते हैं, लेकिन इसको हम लोग कोठरी में बंद कर देते हैं, क्योंकि उनका गुनाह एक ही है कि वो मेंटली इल है। और हम लोग जानते नहीं है कि मेंटल इलनेस एक रोग है, इसका भी इलाज हो सकता है, मनसुख वापस जीवन में जा सकता है, बशर्ते उसका इलाज करवाएं, उसका साइकियाट्रिक इंटरवेंशन कराएं। ये कानून है, मेंटल हेल्थ एक्ट है, जो ये कहता है कि ऐसे सभी व्यक्तियों को असेसमेंट, इवैल्यूएशन, ट्रीटमेंट, फॉलोअप, हॉस्पिटलाइजेशन, ट्रांसपोर्ट, उसके सभी बेनिफिट जो किसी विकलांग को मिलते हैं, वो सभी बेनिफिट उसको भी मिलते हैं। उसके लिए सभी रिजर्वेशन है जो किसी विकलांग के लिए, क्योंकि 21 विकलांगता में इसकी विकलांगता भी आती है। उसके बावजूद हम इसको 4 बंद कोठरी में बंद कर देते हैं,
जेल की तरह उसको बंद कर देते हैं, चेन से बांध देते हैं, और उसका एक कोठरी का जीवन कितना दुर्भर होगा आप कल्पना कर सकते हैं। और फिर से मंसूब आज मानवी है। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है आपके सामने जो अनबिलीवेबल है कि हमारी बेटी जिसमें वुल्फ रैम सिंड्रोम है, ये बहुत ही नया सिंड्रोम है, 1 लाख में 1 व्यक्ति होता है, लेकिन सिंड्रोम बहुत ही विचित्र है। आप बैठे बैठे आपको नींद आ जाती है, कुछ समय के लिए आप सो जाओगे, फिर जाग जाओगे, आपको बॉडी कंट्रोल नहीं रहता है, आप बिल्कुल लुढ़क जाते हैं। उसके बावजूद इस बेटी ने एग्जाम पास किया, 10वीं कक्षा का एग्जाम दिया। तो जब उसको एग्जाम देना था, आपको जान के बड़ा गर्व होगा, श्री नरेंद्र मोदी हमारे मुख्यमंत्री, उनको मालूम पड़ा कि देवांशी जैसी वुल्फ रैम सिंड्रोम की लड़की एग्जाम में फिर होने वाली है। उन्होंने उसको फोन किया, शुभकामना दी, 40 मिनट बात किया, और पहली बार गुजरात में देवांशी के लिए एक अलग रूम दिया गया, रूम के पास बिस्तर दिया गया, व्हील चेयर दिया गया, दवाई दी गई, एक नर्स की सेवा दी गई, ताकि यदि देवांशी पेपर लिखते लिखते सो जाती है तो उसको उतना टाइम ज्यादा दिया जाएगा। आप कल्पना कीजिए कि सभी देवांशी एक रोल मॉडल है कि वुल्फ रैम सिंड्रोम जिसका कोई इलाज नहीं है, उसके बावजूद 10वीं कक्षा पास कर सकती है, और आजकल ये कनाडा में है। बड़ा गर्व होता है कि ये भी बीपीए से जुड़ी हुई थी, और एक बड़ा जो अधिकार हमारे देश ने दिया, राइट टू एक्सेसिबल। सुबह ही आपने टीवी में सुना होगा कि दिव्यांग जनों के लिए स्पेशल प्रोविजन किया जाता है, उसकी पूरी कमेटी है, ये हमारी संस्था बहुत एक्टिव है उसमें। जितने पोलिंग बूथ है, जितना मटेरियल है, उसको एक्सेसिबल बनाया जाएगा, ये कानून का प्रावधान है। जितने पब्लिक डॉक्यूमेंट है उन सबको एक्सेसिबल बनाया जाएगा। और फिर से मैं वापिस आता हूँ, लीगल कैपेसिटी। हर एक व्यक्ति, जो सेक्शन 13 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक व्यक्ति में समान लेवल पर लीगल कैपेसिटी है, और वो भी अपना अधिकार खुद ओनरशिप कर सकते हैं, इसको कानून ने स्वीकार किया है। और लेकिन हमारा जो ये कानून है फुल गार्डियनशिप नहीं देता है, इट गिव्स ओनली लिमिटेड गार्डियनशिप। जहाँ व्यक्ति को आवश्यकता है वहाँ गार्डियन का उपयोग कर सकता है, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट होगा। और इसमें हर एक जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, ये जो सेक्शन 21 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए है। हर एक प्राइवेट सेक्टर को इक्वल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाना पड़ेगा। वो दिव्यांग के लिए कैसी पॉलिसी कर रहे हैं उसको नोटिफाई करना पड़ेगा। मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि अभी इतना सक्रिय नहीं हुआ है। अमेरिका में एक कानून है, अमेरिका की कंपनी वो फोर्ड मोटर हो कि कोई भी कंपनी अमेरिका में रजिस्टर्ड है, या में जहां पर भी काम करेगी वो दिव्यांग नौकरी देगी। सबसे ज्यादा लोग फोर्ड मोटर में है, केएफसी में है, क्योंकि वो लोग अपने देश की पॉलिसी को रिस्पेक्ट देते हैं। और हमारे देश में भी प्रावधान बन चुका है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले समय सेक्शन 21 के तहत इसको स्वीकार करके काफी लोग आएंगे। अभी मैं आपके टॉपिक पे आता हूँ, जिस टॉपिक से आप जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि हर एक स्कूल जो व्यक्ति के घर के पास में है, उसमें उसको फ्री एजुकेशन देना अनिवार्य है, जो समग्र शिक्षा का उद्देश्य है। IDSS जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, हर एक को समग्र शिक्षा फ्री दी जाए। जैसे हमने पहले बात किया, शिक्षा में, हायर एजुकेशन में 5% का रिजर्वेशन है, और प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन में सबके लिए शिक्षा अनिवार्य है। उसमें देयर नो क्वेश्चन रिजर्वेशन, सभी को प्रवेश मिलना अनिवार्य है। और इसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, यदि आप कॉलेज में जाना चाहते हैं। एज का जहाँ पर सवाल आता है तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। और आपको जान के गर्व होगा कंट्री में समग्र शिक्षा में 26 व्यक्ति है। काफी इश्यूज है क्वालिटी के सबके, वो बात अलग है, लेकिन इतने विद्यार्थी पाठशाला में जा रहे हैं। फिर से एक बड़ी अच्छी स्टोरी लेंगे जिसने कानून का बड़ा अच्छा उपयोग किया। आपको प्रेरणा मिलेगी कि अमित शाह जो आपके स्क्रीन पर हैं, वो पहले थे जिन्होंने संघर्ष किया सेक्शन 32 में उस समय के कानून में, कि उनको रिजर्वेशन के तहत IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, जहाँ पर प्रवेश मिलना बड़ा कठिन होता है, 3 लाख लोगों में से केवल 600 को सिलेक्ट किया जाता था। अमित ने क्लेम किया कि मुझे रिजर्व सीट पर एडमिशन होना चाहिए, उन्होंने मना कर दिया। काफी संघर्ष हुआ, हमारी संस्था ने भी संघर्ष में साथ दिया। आपको जान के ताजुब होगा कि 2006 में अमित पूरे देश में पहला नेता व्यक्ति था जिसने IIM अहमदाबाद में प्रवेश दिया। उसको IIM कोलकाता से PhD किया। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उन्होंने ऑलरेडी पोस्ट डॉक्टरेट स्विट्जरलैंड से किया है। एक व्यक्ति जो नेता होने के बावजूद MBA करता है, डॉक्टरेट करता है, स्विट्जरलैंड से पोस्ट डॉक्टरेट किया है,
और काफी कंपनियों में हाई लेवल पर जॉब कर चुका है। बड़ा गर्व होता है कि कानून का उपयोग करके व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। अभी हम लोग एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। जैसे मैंने बताया कि पोस्ट आइडेंटिफाई करना अनिवार्य है, वो पोस्ट आइडेंटिफाई हो चुकी है भारत सरकार के लेवल पर, वो लिस्ट अवेलेबल है। लेकिन गुजरात सरकार उस लिस्ट को, राज्य सरकार उस लिस्ट को, उसी लिस्ट को थोड़ा मॉडिफाई करके राज्य सरकार उसको फॉलो करती है। और इस कमेटी में एक्सपर्ट्स को भी लिया जाता है और हर 3 साल इस पोस्ट को रिव्यू किया जाएगा कि कौन सी नई पोस्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जितनी वैकेंसीज हैं हर एक कैडर में ABCD 4% दिव्यांग के लिए रिजर्व है। वो IAS हो के IPS हो के कुछ भी हो, कोई भी लेवल हो, सभी में 4% रिजर्वेशन है। इसका बड़ा लाभ मिल रहा है। और फिर से देखते हैं कि आपके सामने मोटिवेशनल स्टोरी है। मिस्टर रवि अरोड़ा है, आप में से कोई नवसारी से हो तो उनको जानते होंगे। ये नवसारी के कलेक्टर थे, ये बड़ौदा में भी जो है एडिशनल कलेक्टर थे और काफी और जगह पर भी रहे हैं। और ये पहले नेतृत्व व्यक्ति थे जिन्होंने IAS कंप्लीट किया, लेकिन उनको कोर्ट की मदद लेनी पड़ी, हाई कोर्ट में जाना पड़ा उसकी पोस्टिंग के लिए। और आपको जान के गर्व होगा गुजरात के लोगों को, उन्होंने गुजरात को अपनी कर्म भूमि चुना। और वो प्रधानमंत्री कितने करीबी हैं कि आजकल वो दिल्ली में है, एक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। और मुझे कहते हुए गर्व होता है, जब वो गुजरात में थे शायद ही वॉज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कलेक्टर। उनका कलेक्टर की जो परफॉर्मेंस थी, उनकी ब्लाइंडनेस कभी उनके बीच में नहीं आई। मैरिड हैं, पूरा घर संसार है और बहुत ही रेस्पेक्टेड व्यक्ति हैं। आज भावनगर में भी हमारे दूसरे नेत्रहीन ज्वाइंट कलेक्टर आए हैं, भावनगर में गौरव बढ़ा रहे हैं। तो अभी देखिए IAS लेवल तक हमारे लोग पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंच रहे हैं? रिजर्वेशन है, अपॉर्चुनिटी है, टेक्नोलॉजी है, कंपटीशन के लिए सब साधन है। ये सभी कानून में प्रावधान किए गए हैं। रवि अरोड़ा जी एक हमारे लिए बहुत ही, इससे हमें क्या लेसन मिलता है कि जो 4% रिजर्वेशन है एम्प्लॉयमेंट में, यदि उसका लाभ लिया जाए तो स्काई इज द लिमिट, किसी भी लेवल तक व्यक्ति जा सकता है। लेकिन उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मार्गदर्शन लेना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेहनत करते हैं तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। एक और स्टोरी लेंगे। दर्पण जो हमारे फुल्ली टोटली ब्लाइंड है बड़ौदा के, पहला व्यक्ति, पहला तो नहीं है, काफी लोग और भी हैं, पहला व्यक्ति उस राउंड में सी एग्जाम क्लियर किया। लेकिन सी एग्जाम क्लियर करने के बावजूद बोलता है कि मैं अभी मेरा चेस का जो मेरा जो परस्यूट है, मेरे जो लगाव है उसको फॉलो करूंगा। और ये विश्व का पहला ब्लाइंड ग्रैंड मास्टर बनना चाहता है। उसका पूरे विश्व में नाम है, उसकी विश्व की रैंकिंग है। बहुत गर्व होता है कि हमारे राजस्थान का जन्म, जिसका जन्म राजस्थान में हुआ, कर्म भूमि बड़ौदा में हुई, टोटली ब्लाइंड होने के बावजूद परिवार के सहयोग से उसने CA किया और आज वो ग्रैंड मास्टर बनना चाहता है। यदि वो ग्रैंड मास्टर बन गया तो विश्व में पहली बार एक ब्लाइंड व्यक्ति ग्रैंड मास्टर बनेगा, जो बहुत ही गर्व की बात है। वहां तक हमारा कानून वहां पहुंचा सकता है। अब देखते हैं कि स्पेशल प्रोविजंस हैं जो हाई सपोर्ट नीड के लिए। सबसे पहले हाई सपोर्ट नीड का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और उसके बाद एक असेसमेंट बोर्ड में उसको रेफर करना पड़ता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। गुजरात में बन चुका है। वो असेस करने के बाद उसको सर्टिफिकेट देते हैं। एक बार सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसको जो भी हाई सपोर्ट नीड के बेनिफिट्स है, केयर गिवर एंड होम केयर एक्सेट्रा, उनको मिल सकते हैं। और इसके लिए आपको ऐसे सभी लोग कि जो खुद सब काम नहीं कर सकते, जिनको हाई सपोर्ट, किसी और के सपोर्ट की नीड है, उनको लेना बहुत जरूरी है। जैसे आपने देखा कि राजेश को हमने देखा था कि जो पर्सन विद हाई सपोर्ट नीड है, और ये माइंड बॉगलिंग है कि राजेश हाई सपोर्ट नीड होने के बावजूद भी आज अपने आप सब कुछ कर सकता है। जो डेफ ब्लाइंड आपने देखा कि जो फाफड़ा जलेबी बनाता है, इज हाई सपोर्ट नीड पर्सन, उसको मदद चाहिए, उसको किसी का मार्गदर्शन चाहिए, इंटरप्रेटर चाहिए। अकेला इंटरप्रेटर मुश्किल है, कठिन है। अभी संभव है तो टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन उसको हाई सपोर्ट नीड के बेनिफिट मिलना जरूरी है। एक्सेसिबिलिटी, जो सुगम्यता पूरा सेक्शन है, सेक्शन 43 कि इसमें 3 चीज को कवर किया गया है कि इसका जो भी सुगम्य मटेरियल उसको डेवलप करना, प्रोड्यूस करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और यूनिवर्सल डिजाइन बनाना, हर एक चीज हर एक व्यक्ति को एक्सेसिबल हो, ये कानून का प्रावधान है। और जब तक
एस्टेब्लिशमेंट जब तक वो उसको एक्सेसिबल नहीं बनाएगा, खासकर पब्लिक बिल्डिंग, उसको बिल्डिंग यूज करने का परमिशन नहीं मिलेगा। दुख से कहना पड़ रहा है कि ये प्रावधान इतना स्ट्रांगली अमल में नहीं आया है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे होगा। और यदि बिल्डिंग में आपको रहने जाना है तो उसका एक्सेसिबल होना अनिवार्य है, इसको अमल में लाना जरूरी है। और एक्सेस में हमारे देश ने ट्रांसपोर्ट, डिजाइन स्टैंडर्ड, रेट्रोफिटिंग ऑफ द बिल्डिंग, इन सबको कवर किया है। और जितनी बिल्डिंग पब्लिक बिल्डिंग है उनको भी भले पुरानी बिल्डिंग हो, जहां तक संभव एक्सेसिबल करना पड़ेगा। 5 साल का समय दिया गया है जो पूरा हो रहा है। यदि एक्सेसिबल नहीं करते हैं तो आपको फाइन होगा, उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए स्टैंडर्ड बनाए गए हैं और स्टैंडर्ड ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। उस स्टैंडर्ड को फॉलो करके आपको हमारी बिल्डिंग को, बस स्टैंड को, रेलवे स्टेशन को, एयरपोर्ट को, आप जानते हैं हमारे एयरपोर्ट और नए नए रेलवे स्टेशन और नए बस स्टॉप, यदि आप अहमदाबाद में आइए तो पूरा BRTS 186 बस स्टेशन है, सभी एक्सेसिबल है, सभी में रैंप है, सभी में मार्किंग है, सभी में। यदि अहमदाबाद में BRTS एक्सेसिबल हो सकता है तो पूरे कंट्री में आपके सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये रानी झांसी का जो बस स्टैंड है उसका फोटोग्राफ है। ये फुली एक्सेसिबल है, सुविधा से व्यक्ति बस में जा सकता है। थोड़े इश्यूज है क्योंकि नई नई चीजें, थोड़ा इश्यू होता है, लेकिन काफी हद तक एक्सेसिबल है। ये शायद आप पहचान नहीं पाओगे, ये कांकरिया लेक है अहमदाबाद का जो लैंडमार्क है, और मुझे कहते हुए गर्व होता है कि इसको भी एक्सेसिबल बनाया है। आप किसी भी लेक के किसी भी हिस्से में व्हील चेयर पर सफेद लाकड़ी लेकर आप जा सकते हैं, और ये फुल्ली एक्सेसिबल है। वहाँ पर साइनेज भी लगाया गया है ताकि डेफ व्यक्ति सब पढ़ सकें, गुजराती, इंग्लिश, हिंदी में। और एक बहुत ही साहसिक कदम है कि पूरी लेक, जिसको जो एक टूरिस्ट स्पॉट है, उसको एक्सेसिबल किया गया है। लेकिन अभी भी जैसे बिल्डिंग आप देख रहे हैं अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन का जो JB ऑडिटोरियम है, एक्सेसिबल नहीं है। कि कितनी मेहनत के बावजूद भी एक्सेसिबल नहीं हो सका है। इसमें कोई विकलांग व्यक्ति कहीं पर भी नहीं जा सकता है। ऐसी बिल्डिंग बहुत है हमारे बीच में। आप कल्पना कीजिए उसकी एंट्रेंस भी एक्सेसिबल नहीं है, वहां भी व्हीलचेयर नहीं जा सकती। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि उसकी स्टेज एक्सेसिबल हो चुका है, आप पीछे जा सकते हैं, लेकिन ऑडिटोरियम एक्सेसिबल नहीं है। आपके अपने शहर में, आपके करीब में काफी बिल्डिंग होगी जो एक्सेसिबल नहीं है। इसके लिए आप वॉइस ऑफ SAP, WhatsApp, आप एक नोट कीजिएगा, VOSAP एक ऐप है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो अमेरिका से ऑपरेट होती है, प्रणव देसाई ऑपरेट करते हैं। उस ऐप पर पूरे देश में कौन सी बिल्डिंग एक्सेसिबल है, कौन सी नहीं है, आप देख सकते हैं। और आप खुद भी फोटो अपलोड कर सकते हैं। यदि आपको कोई अच्छी बिल्डिंग मिले जो एक्सेसिबल है तो आप फोटो अपलोड कर सकते हैं। एक्सेसिबल नहीं है तो भी फोटो अपलोड कर सकते हैं, और इसमें कोई कॉस्ट नहीं है। आपको केवल मोबाइल फोन यूज करना है, तो उससे आप पूरे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। एक्सेल इंडिया कैंपेन है, कैंपेन भारत सरकार ने लॉन्च किया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री 3 दिसंबर 1915 को, मैं भी इस प्रोग्राम में उपस्थित था, इसको लॉन्च किया गया। बीच में थोड़ा स्लो पड़ गया था, फिर से इसने पिकअप किया है। एटलीस्ट अभियान है, सरकार इसको प्रेरित कर रही है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। इसमें सभी विकलांग का कवर किया गया है, सब प्रकार की एक्सेसिबिलिटी। डज नॉट मीन व्हील चेयर, केवल व्हील चेयर नहीं, नेत्रहीन के लिए, डेफ के लिए, सभी के लिए एक्सेसिबिलिटी चाहिए। इसमें काफी प्रावधान बहुत ही पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी बात जो आपका ये कोर्स हो रहा है, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के तहत है। जितने भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के कार्य हैं ये मैंडेटरी है। ये सभी कोर्सेज में सभी जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो लेजिस्लेटर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, पुलिस ऑफिसर हो, जजेस हो, लॉयर्स हो, PR मैनेजर हो, उन सभी को दिव्यांगता के बारे में सेंस करना अनिवार्य है। काफी प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। तो मैं चाहूंगा कि PNR सोसाइटी भी CRE के साथ साथ ऐसे प्रोग्राम की जो पब्लिक को, सर्विस प्रोवाइडर को सेंसिटाइज करते हैं, ये करना भी अनिवार्य है। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट, जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के कोर्सेज हैं, नर्सिस के लिए, डॉक्टर के लिए, पैरामेडिक पर्सनल के लिए, सोशल वेलफेयर ऑफिसर के लिए, रूरल ऑफिसर के लिए, सभी कोर्सेज में विकलांगता कंपोनेंट लाना अनिवार्य है। शुरुआत हो चुकी है, BEd में लाया जा चुका है, आशा वर्कर में है, रूरल डेवलपमेंट में है, सोशल वेलफेयर MSW में है। लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है, मंजिल बहुत दूर है। लेकिन ये कानून का प्रावधान है कि हर एक कोर्सेज में दिव्यांगता कंपोनेंट को जोड़ा जाएगा। जैसे मैंने बात की कि गुजरात में सेकंड कोर्ट स्पेशल कोर्ट है, इस कोर्ट में स्पीडी ट्रायल के लिए
दिव्यांगजन जा सकते हैं, दिव्यांग सेलिब्रिटी जा सकते हैं। वहाँ पर जो गवर्नमेंट लीडर होगा उसको भी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो उसको समझे और इस कानून के तहत इस मैटर को चला सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि स्पेशल कोर्ट बनाई गई है। अभी हम लोग जो यदि आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? कोई भी व्यक्ति जो इस कानून के प्रावधान को स्वीकार नहीं करता है अथवा उसका उल्लंघन करता है, उसे 10,000 रुपए का फाइन होगा। फिर भी वो करता रहता है तो 50,000 से लेकर 5 लाख का फाइन हुआ। ये प्रावधान है। मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि आज तक फाइन हुआ नहीं है, लेकिन प्रावधान तो है, अवश्य फाइन होगा। यदि हम कोर्ट में जाएंगे, ऐसी लिस्ट लाएंगे और कोई भी व्यक्ति अथवा कंपनी जो भी इसमें गिल्टी पाया जाता है, जिसने एक्सेसिबल स्टैंडर्ड को स्वीकार नहीं किया है, बिल्डिंग को एक्सेसिबल नहीं बनाया है, 5 साल के अंदर उसको 2 साल की सजा होगी, 2 साल की कैद होगी और फाइन भी होगा। सबसे बड़ी बात कि कोई व्यक्ति विकलांगता के नाम पर फ्रॉडुलेंटली गलत रीत से लाभ लेता है और विकलांगता के नाम पर बेनिफिट ले लेता है, इसमें सजा काफी लोगों को हो चुकी है कि जो लोग विकलांगता के नाम पर कोई लाभ लेते हैं उनको 1 लाख रुपए तक फाइन अथवा उनको 2 साल की सजा हो सकती है। इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो काफी केस शुरू हो गए हैं और ऐसे काफी एक लिस्ट दिया गया है। यदि मैं लिस्ट आपके सामने पेश करूंगा तो उनको 5 साल तक 6 महीने से लेकर 5 साल तक सजा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। कोई व्यक्ति किसी विकलांग को डराता धमकाता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, अमानवीय व्यवहार करता है, उसको ह्यूमिलेट करता है तो उसको सजा का प्रावधान है। और कोई भी व्यक्ति जो विकलांग व्यक्ति वो असॉल्ट करता है, उसको हमला कर देता है, उसको डिसऑनर करता है, उसकी मॉडेस्टी को आउटरीच, महिला है और आप उसकी मॉडेस्टी को आउटरीच करते हैं, उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, मजाक करते हैं, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं, तो 5 साल की कैद की सजा हो सकती है। इसका प्रावधान है। और सबसे बड़ी बात कि जो व्यक्ति किसी दिव्यांग व्यक्ति के कंट्रोल में है वो जानबूझ के उसको खाना बंद कर देता है अथवा उसको जो पानी अथवा लिक्विड चाहिए बंद कर देता है, उसके लिए डेथ का प्रावधान करता है, तो उसको भी 5 साल की सजा होगी। और कोई भी व्यक्ति जो बच्चे की इच्छा है तो उनको महिला है, उसके ऊपर कोई भी ऐसी सेक्सुअल एक्सप्लॉइट किया जाता है, ऐसे व्यक्ति जो उसके कंट्रोल में है, उसको सजा हो सकती है। अथवा किसी को जैसे लोग पहले मेमिंग कर देते थे, लिम्स काट देते थे, नुकसान करते थे, ये सभी को बैन किया गया है। यदि ऐसा व्यक्ति करता है तो उसको 5 साल की सजा होगी। इसको अमल में आ चुका है। अभी ऐसे केस देखने को नहीं मिलते हैं कि किसी को भिक्षा के लिए, इसके लिए किसी का हाथ पांव काटते हो। ये काफी कंट्रोल हो गया है कि उसको सीआरपीसी, इंडियन पिनल कोड और दोनों में सजा मिल सकती है। और ये एक बड़ा, मैं आपको खासकर हमारी बहनों को समझाना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति दिव्यांग व्यक्ति की उसकी जानकारी के बिना अथवा कोई ऐसा प्रोसीजर करता है जिससे उसका जो प्रेगनेंसी है, जो माता बनने की तैयारी में है और आप उसको दवा दे देते हैं अथवा एमटीपी करवा देते हैं, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है और इस गुनाह के 5 साल की सजा हो सकती है। केवल वो विकलांग है इसलिए बच्चे को जन्म नहीं देगी, आप उसको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा देते हैं तो 5 साल की सजा होगी। केवल और केवल जब डॉक्टर एडवाइस करता है कि उस कारण से बच्चे को अथवा माँ को खतरा है और उसमें कुछ और प्रॉब्लम है, उस एडवाइस पर ही किया जा सकता है। उसके बिना केवल विकलांग महिला है और वो माँ बनने वाली है, उसके आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं, ये बहुत ही घोर अपराध है, उसे 5 साल की सजा हो सकती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली काफी अच्छी जजमेंट आई है अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट, एनीपे, और काफी बोल्ड जजमेंट जो आई है उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी जजमेंट दी है अक्टूबर 2021 में, वो पहली बार एक जजमेंट, ये आप ध्यान से समझिएगा कि इस जजमेंट ने इस सभी को राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, एनएपी, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, आरसीए एक्ट, सभी को वैलिडेट किया है, सबका उल्लेख किया है। ये कानून रक्षा के लिए बनाए गए हैं और पहली बार ये बोला गया है कि इंक्लूसिव और स्पेशल, ध्यान से सुनिएगा, इंक्लूसिव और स्पेशल दोनों सिस्टम कंटिन्यू करेंगे। ये व्यक्ति को अधिकार है, ये व्यक्ति की इच्छा पर है कि वो कौन से सिस्टम में जाना चाहता है, लेकिन आप दोनों को कंटिन्यू करेंगे और स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को आगे बढ़ाया जाएगा। मैंने थोड़ा हाईलाइट दिया है कि इसकी जो शुरुआत यूपी से हुई थी, लेकिन ये जजमेंट पूरे देश को लागू पड़ता है
और पूरे देश को इसको अमल में लाना है। 6 महीने के अंदर इसको अमल में लाना है। और हमारे टीचर्स के लिए एक अच्छा न्यूज़ है कि जो स्पेशल है उनकी जो वर्किंग कंडीशन है उसको सुधारना पड़ेगा। और जो उनकी सैलरी है, गुजरात सरकार की भी, हाई कोर्ट की भी जजमेंट है कि जो सैलरी आप रेगुलर टीचर को देते हैं वही सैलरी स्पेशल एजुकेटर को भी देना पड़ेगा। आज हमारे जो भी IEDSS टीचर मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनको अभिनंदन देना चाहूंगा, कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि देश में पहली बार उनके फेवर में जो जजमेंट आया है उसके बाद उनको बड़ा आर्थिक लाभ हुआ है। और इसी लाभ को सुप्रीम कोर्ट ने 2021 की अक्टूबर की जजमेंट में एम्पलीफाई किया है। उनको सभी सुविधाएं, सभी सैलरी देनी पड़ेगी। और इसके लिए आप इस जजमेंट को उपयोग करके आप राज्य सरकार के पास जाकर डिमांड कर सकते हैं। और इसमें हाईलाइट देना चाहूंगा कि स्पेशल स्कूल को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा और वहाँ जो स्टैंडर्ड बहुत पुअर है उसको सुधारना पड़ेगा। और इसके लिए एक नोडल एजेंसी बनानी पड़ेगी जो सब स्पेशल स्कूल को मॉनिटरिंग करे। और स्पेशल स्कूल में भी स्पेशल टीचर को अपॉइंट किया जाएगा। और ऑल्सो द मेन स्ट्रीम स्कूल है वहाँ पर इंस्ट्रक्टर लगाए जाएंगे। और जो ये स्टेट सब्जेक्ट है इसके लिए स्टेज को इसको अमल में लाना पड़ेगा। तो हमारा जो हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो ड्यूअल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, स्पेशल एज वेल एज इंक्लूसिव, दोनों को स्वीकार करती है। आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। और ये गुजरात के लिए मिशन है, वो भी मेडिकल कॉलेज में जा सकता है। आज ये लड़का 3rd ईयर 4th ईयर में आ चुका है। पहली बार एक डिवीजन को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिला है। ये क्यों मिला है? क्योंकि कानून में सदुपयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ वे जाकर जजमेंट दिया कि मेडिकल कॉलेज में जाकर आज वो करे। मुझे सुना, मुझे समय दिया, अभी समय आपका है, आपके जो भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपसे मुखातिब हो सका, बात कर सका। अभी स्क्रीन इज योर्स। संतोष जी, बैक टू यू। थैंक यू सर। आपने इतना बेहतर तरीके से सब कुछ समझाया हुआ है और साथ में केस स्टडी देते हुए और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देते हुए जो अच्छे अचीवर हैं उनका एग्जाम्पल देते हुए बताया, तो लोगों को बहुत पसंद आया है। अब यहाँ से आप सभी के पास अगर कहीं से कुछ प्रश्न हो तो प्रश्नों की चर्चा करें। सर को जो एक टॉपिक हमने जिस उद्देश्य से दिया हुआ था उस उद्देश्य की सर ने पूर्ति करी है। सर ने डिसेबिलिटी से रिलेटेड और राइट्स से रिलेटेड जो सर ने समझाया है वो बिल्कुल बेहतर तरीके से एकदम आप सभी को समझ में आया होगा। हाँ, आप लोगों के प्रश्न यहाँ पे आ रहे हैं तो प्रश्नों को सर चैट बॉक्स में है और चैट बॉक्स को देखते हुए हम उनके प्रश्नों का जवाब सर। एक मुकेश भाई का प्रश्न है कि अबाउट सर्टिफिकेशन। मुकेश भाई जोशी, आपका सवाल बिल्कुल वाजिबी है। ये प्रॉब्लम होता है सर्टिफिकेशन में, तो उसके लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में सिविल हॉस्पिटल मतलब जिस में बोर्ड बनाया गया है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए नहीं है कि केवल मेडिकल सिस्टम डिसाइड कर सकता है कि विकलांगता कितनी है, किस प्रकार की है। और मैं चाहूंगा कि फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त भी नहीं करनी चाहिए, तो उसका दुरुपयोग हो जाएगा। जो लोग विकलांग नहीं है वो लोग भी लाभ लेंगे। इसके लिए कुछ तो कंट्रोल करना जरूरी है। काफी लोग हमको मिलते हैं, बोलते हैं मैं टोटली ब्लाइंड हूँ, लेकिन वो तो साइकिल चला रहा है, स्कूटर चला रहा है। काफी लोग मिलते हैं मैं तो डेफ हूँ, लेकिन वो तो पूरी फिल्म सुन रहा है, देख रहा है, सब कुछ कर रहा है। इसलिए थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। बट आपकी बात सही है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए। धीरे धीरे जैसे लोग ज्यादा उत्साही हो रहे हैं इसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है। बट आगे चलकर, और अभी आपको मैं बताना, आपको UDID कार्ड बनाना बहुत जरूरी है। आफ्टर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उसको ऑनलाइन अपलोड करके UDID कार्ड अनिवार्य है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आपके जितने भी दिव्यांगजन आपकी केयर में है उन सभी को आप UDID कार्ड बना के दीजिए, वो बहुत जरूरी है, तभी उनको दूसरे लाभ मिलेंगे। एक चीज जो मैंने नहीं कही, शायद आपके सवाल में आ रही है, ई श्रम कार्ड, एक जो नया अभिगम आया है। हर एक व्यक्ति को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जो PF जो प्रोविडेंट फंड में नहीं है, इनकम टैक्स में नहीं है, जिसको प्रॉपर सैलरी नहीं है, उसको ई श्रम कार्ड दिया जा रहा है। लाखों लोगों ने ई श्रम कार्ड बनाया। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जो भी एडल्ट आपकी केयर में है, आपके नजदीक में है, उन सभी को ई श्रम कार्ड भी आप दिलवाइए। संतोष जी, और कौन सा बर्निंग क्वेश्चन है?
दिव्यांग बच्चों के लिए संवैधानिक रूप से काफी कुछ प्रावधान है। वो तभी यूजफुल है जब दिव्यांग बच्चों के साथ काम करने वाले सशक्त होंगे। गुजरात की स्पेशल टीचर्स ही अपनी फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए जूझ रहे हैं। स्पेशल एजुकेटर्स, ऐसा कुछ इनका मैं प्रश्न। बिल्कुल सहमत हूँ इनके साथ, क्योंकि आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे IEDSS के टीचर्स को बेनिफिट मिला है और टीचर को भी मिलना चाहिए, आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा। पर मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार काफी सकारात्मक होकर जा रही है और धीरे धीरे हाई कोर्ट के आदेश से, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश से सरकार को मानना पड़ेगा। टीचर इज ए टीचर। आप स्पेशल और रेगुलर टीचर में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ये जो अक्टूबर 2021 की जजमेंट है, ये बहुत ही बोल्ड है। जिसको भी जजमेंट चाहिए वो NABgujarat.org पर जजमेंट अवेलेबल है। IEDSS का जजमेंट भी अवेलेबल है, सभी नोटिफिकेशन अवेलेबल है। आप उस वेबसाइट पर जाकर ये जजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। उसको पढ़ने के बाद आप संघर्ष कर सकते हैं, बेनिफिट अवश्य होगा। जी सर। सर यहाँ पे आलोका मैम जुड़ी हुई हैं और उन्होंने आपके लिए एक मैसेज दिया हुआ है साथ में। आलोका मैम, आप सुन रही हैं आवाज हमारी? आलोका मैम ने आपके लिए मैसेज दिया, भूषण जी। मैं हाँ हमेशा भूषण की प्रेजेंटेशन देखती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। थैंक यू भूषण, दैट वाज एन एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। कल तो मैं एक क्लैरिफाई करना चाहूंगा संतोष जी, वो अलोका मैडम नहीं है, अलोका दीदी है। जी 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 जी। आओ दीदी है और हमारे मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, वो सब कुछ है। अलोका दीदी नमस्कार। नमस्कार भूषण। आपकी तारीफ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप हर बार सुनती हैं तो रिस्पॉन्स देती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खाली मैं अंत में एक ही चीज बताना चाहूंगा, खासकर मेरे टीचर भाई बहनों को, कि आप इस सभी कानून को थोड़ा पढ़िए। सभी जो जजमेंट्स आ रही हैं उनको आप पढ़िए। मैं रिपीट करना चाहूंगा कि सभी कानून वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। कहीं पर नहीं मिले तो NAB गुजरात पर सभी एक्ट्स को रखा गया है, सभी गुजरात के नोटिफिकेशन को रखा गया है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ा एक शक्ति है। यदि आप इसको पढ़ोगे, इसमें आपको भी बेनिफिट होगा, आपके बच्चों को जो आपकी केयर उनको बेनिफिट होगा। समस्या ये है कि हमको मालूम नहीं होता है कि कानून के प्रावधान क्या है। यदि एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होगी। और मैं आपको छोटी सी ऑफर देना चाहूंगा कि हमारी एक बैरियर ब्रेक यूट्यूब चैनल है, बैरियर ब्रेक, आप नोट कर लीजिए। उसमें पूरा ROPW एक्ट हिंदी में 40 एपिसोड में अपलोड किया गया है। हर एक इम्पोर्टेंट एपिसोड सेक्शन को एक एपिसोड बनाकर हिंदी में अपलोड किया गया है। तो उसको अवश्य सुनिएगा। तो उसमें आप जिस जिस सेक्शन से आप संबंधित हैं, आप उसको हिंदी में सुन सकते हैं। यदि वहां से आपको प्रश्न हो, आप उसी यूट्यूब पर प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हमारे जिसके क्रिएटर हैं वो आपको जवाब देते हैं। तो जब तक आप इससे इंटरेक्टिव यूट्यूब, इंटरेक्टिव वेबसाइट पे आप नहीं जाएंगे तो आपका विकास, जानकारी में बढ़ोतरी करना कठिन है। मेरी आपसे गुजारिश है कि खासकर जो गुजरात से लोग हैं, वो NABgujarat.org वेबसाइट पर कल तक के जो GR आए हैं सभी अपलोड किए गए हैं। और जो हमारा जो पूरा कानून है उसको बैरियर ब्रेक कि उसके ऊपर पूरा रखा गया है। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको आनंद होगा। थैंक यू सर। एक और प्रश्न है। हमारे BEd की स्टूडेंट है ये, इनका, और मैं जरा जस्ट सेकंड में के लिए जरा मैं हाँ सर, आप देख पा रहे होंगे इनको। हाँ जी।
नमस्ते। नमस्ते जी। आप सभी का नमस्ते। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ कि मैं डेफ हूँ। पूरे भारत में डेफ लोगों के लिए डिसेबिलिटी अलग-अलग है, तो वहाँ पे वो सबको ये ज़रूरत है, सब लोग अपना गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने के लिए सबको मिलता है। जो डिसेबल हैं, जो डेफ बच्चे हैं, उनके लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस है, वो ड्राइविंग लाइसेंस उनके लिए उसकी फैसिलिटी अभी तक नहीं अवेलेबल हो पाई है। सर, इसके बारे में कुछ अपना प्रकाश डालें। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहा है। पूरी उसकी गाइडलाइंस है। मैंने ये गाइडलाइंस NAB गुजरात पर रखी हुई है। अंडर सर्टेन कंडीशन आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। एटलीस्ट गुजरात का जो नोटिफिकेशन है वो NABgujarat.org वेबसाइट पर अवेलेबल है। और हमारे एक समीर कक्कड़ जो व्हील चेयर यूजर है, वो इसके लिए बहुत ही संघर्ष करते रहते हैं। तो जहां पर भी आपको लगे कि आपको इसमें तकलीफ है, हम अवश्य आपको मदद करेंगे। और एक बार आप वो जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके तहत उसमें थोड़ा टेस्टिंग का अलग से सिस्टम है, आपको अलग से थोड़ा सीखना पड़ता है। लेकिन ये संभव है कि अभी भारत में हियरिंग इम्पेयर्ड को ड्राइविंग लाइसेंस मिलना शुरू हो गया है और काफी लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। मैं तो काफी लोगों को खुद देखता हूँ कि वो ड्राइविंग लाइसेंस यूज करते हैं। और जब भी आपको तकलीफ हो, आप मेरा ईमेल ID संतोष जी से ले लीजिएगा। आप मुझे लिखिएगा। मैं समीर कक्कड़ जो हमारे एक्टिविस्ट हैं अहमदाबाद के, और वो RTO कमेटी के एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं, अवश्य आपको इसमें मदद करेंगे। थैंक यू। दूसरा कोई क्वेश्चन? हाँ सर, दूसरा क्वेश्चन है इनका। तो दूसरा क्वेश्चन है कि जो भारत में सब जगह पे एक्सेसिबिलिटी को लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जैसे रेलवे स्टेशन हुआ, बस स्टेशन हुआ, और अलग अलग जगहों पे जहाँ पे और भी जगह है पब्लिक प्लेसेस, वहाँ पे टीवी हुआ, टीवी में साइन लैंग्वेज तो करते वैसे पढ़ाते हैं, बट साइन लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन उनके साथ में नहीं हो। तो एक्सेसिबिलिटी दिव्यांग जनों के लिए एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन को लेने के लिए। तो क्या आप इसके बारे में अपना कुछ करेंगे? ये एक्सेसिबल अगर सूचना नहीं मिलती है तो इनको प्रॉब्लम होती है, तो ये कह रहे हैं कि अगर आप इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें कि हम कैसे इस चीज को ले पाए तो बहुत अच्छा होगा। आपका धन्यवाद। एक्चुअली इनका प्रश्न बिल्कुल सही है, ये समस्या है, लेकिन साइन लैंग्वेज हर जगह नहीं है। शायद काफी समय लगेगा, लेकिन अभी हम जो नया कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हर एक डेफ व्यक्ति को अक्षर ज्ञान हो। वो एटलीस्ट कम से कम जो उसकी स्टेट की भाषा है उसको पढ़ सके, क्योंकि खासकर रेलवे स्टेशन पर साइनेज बहुत ही पावरफुल है। वहाँ प्लेटफॉर्म का नंबर, ट्रेन का टाइम, ट्रेन का डिपार्चर, ट्रेन के अंदर का साइनेज, मेट्रो में साइनेज, BRT साइनेज काफी पावरफुल है। इसलिए मेरी सभी से गुजारिश है, जो भी व्यक्ति हियरिंग इम्पेयर्ड के साथ काम करते हैं, आप उनको साइन लैंग्वेज तो सिखाओ, लेकिन अभी जो कॉन्सेप्ट है टोटल कम्युनिकेशन, उसमें लैंग्वेज कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। एटलीस्ट उनको एक लैंग्वेज जो मुख्य लैंग्वेज उस स्टेट का, गुजरात में है तो गुजराती, वेस्ट बंगाल में तो बंगाली, उड़िया में तो उड़ीसा में तो उड़िया, ये पढ़ सके, ये बहुत जरूरी है। और हमारे डेफ व्यक्ति तो बहुत होशियार हैं आजकल, काफी इंटेलिजेंट हैं। अभी तो IAS बन रहे हैं, पैरामेडिक्स में जा रहे हैं, काफी अच्छी जगह पर अपना स्थान बना रहे हैं। इन पर यदि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट फोर्ड मोटर देता हो, KFC देता हो, तो हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए ही देता है। उनको हियरिंग इम्पेयर्ड, आप KFC अल्फा मॉल में जाए तो 80% स्टाफ हियरिंग इम्पेयर्ड है, और काफी जगह पर हुआ है। लेकिन इन सभी को शिक्षित तब गिना जाएगा जब वो अपनी मुख्य एक लैंग्वेज को, आप इनसे पूछिए कि क्या एक लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। जी, ये B.Ed कर रहे हैं सर, ये इनको गुजराती भी आती है, इंग्लिश से B.Ed का एग्जाम दे रहे हैं। ओके, वेरी हाँ, ये इंग्लिश में पूरा पेपर ये इंग्लिश में लिखते हैं, साइन इनकी फ्लुएंट है, और गुजराती भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं। लोगों को लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है ना, उनको स्टेशन पर तो साइनेज बहुत ही पावरफुल है, उनको साइन लैंग्वेज की जगह साइनेज पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा कि जो साइनेज है, और ये साइनेज आजकल बस स्टैंड पर भी आना शुरू हो गया है। और आप जानते हैं कि हर एक पब्लिक बिल्डिंग पर भी नाम तो होता है, फ्लोर का नाम भी होता है, और ट्राई की जा रही है कि साइनेज और से और दिया जाए। क्योंकि मैं तो सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि साइन लैंग्वेज बहुत अच्छा माध्यम है फ्रॉम डेफ टू डेफ कम्युनिकेशन, लेकिन फॉर पब्लिक कम्युनिकेशन टोटल कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। इसलिए उनको साइन लैंग्वेज की अपेक्षा ना करके
जो साइनेज है, जो या तो टेक्स्ट में है अथवा इमेजेस में है, उनको भी स्वीकार करना बहुत जरूरी है। और मैं KLDF से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले दिन से आप उनको एक लैंग्वेज तो अवश्य सिखाइएगा, जो पढ़ सके, वो समझ सके, और वो खासकर स्पेलिंग को जान सके। तो काफी हद तक, लेकिन हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। तो साइनेज संभव है, लेकिन 24 आवर हर जगह पर ये शायद काफी समय लगेगा। होना चाहिए, उसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका मार्ग रास्ता ये है कि हम उसको लैंग्वेज जो साइनेज है उसको समझे ज्यादा। थैंक यू सर। Any other expert can answer, because maybe some other experts have a better view, but this is what I think. Total communication is the answer to this problem. जो total communication है, उससे अपने को ज्यादा इससे हल मिलेगा। सर यहाँ पे कुछ और किसी का कहना है, इंद्रवदन जी का, कि NEP 2020 गुजराती में अवेलेबल है वेबसाइट पर? बिल्कुल 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 अवेलेबल है। बिल्कुल नहीं हो तो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, NEP Gujarat.org। फिर भी मैं चेक कर लूंगा, ये बिल्कुल आसानी से अवेलेबल है, सभी भाषाओं में अवेलेबल है। और एक हिरेन भाई का है कि एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, व्हाट इज द चेंज इन इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम? सॉरी, से अगेन। एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, व्हाट इज द चेंज इन इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम? ये हिरेन महेश कुमार जी पंड्या जी का है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने बहुत ही सपोर्ट किया है, इंक्लूसिव एजुकेशन को स्वीकार किया है, क्योंकि हमारा भविष्य है। और इंक्लूसिव डज नॉट मीन कि स्पेशल स्कूल नहीं चाहिए, स्पेशल स्कूल चाहिए, लेकिन स्पेशल रोल बदलना पड़ेगा। स्पेशल स्कूल को हर एक बच्चे को इंक्लूजन के लिए तैयार करना पड़ेगा। जब बच्चा तैयार हो जाता है, ब्रेल सीख जाता है, साइन लैंग्वेज सीख जाता है, थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाता है और कम्युनिकेट कर सकता है, तो उसको बने तब तक उसको इंक्लूजन में लेके जाना पड़ेगा, ताकि और बच्चों को लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर किया है कि दोनों सिस्टम चाहिए, दोनों सिस्टम की अहमियत है, दोनों सिस्टम में स्पेशल एजुकेटर चाहिए, दोनों सिस्टम में क्वालिटी चाहिए, लेकिन अल्टीमेट जो टारगेट है वो इंक्लूजन पे है। क्योंकि काफी बच्चे ऐसे मैं देखता हूँ कि जिनको, और आप मैं 2 बात बताना चाहूंगा, आप नोट कर लीजिए। NEP में 2 बड़ी अच्छी बातों को स्वीकार किया गया है। एक है चाइल्ड प्रिपरेटरी सर्विसेज, चाइल्ड प्रिपरेटरी सर्विसेज, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना चाहिए। सेकंड है स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, कि बच्चा स्कूल के लिए तैयार है, उसके लिए उसका जो मिनिमम स्टैंडर्ड लाना पड़ेगा, प्री ब्रेल सिखाना पड़ेगा, बेसिक साइन लैंग्वेज सिखाना पड़ेगा। तो चाइल्ड प्रिपरेटरी एंड स्कूल रेडीनेस पहली बार है, थैंक्स टू अलोका जी एंड मैनी एक्सपर्ट्स, इसको NEP में पूरा स्थान दिया गया है। और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ECCE, उसको भी स्थान दिया गया है। पहली बार है कि हमारी पॉलिसी ने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट, चाइल्ड प्रिपरेटरी सर्विसेज, स्कूल रेडीनेस, इन सभी को स्वीकार किया है। और एक स्टेप आगे जाकर टेक्नोलॉजी एंड स्पेशल एजुकेटर रोल, उसको भी स्वीकार किया है। ये बहुत ही एक वंडरफुल पॉलिसी है, जिसने लगभग सभी पहलुओं को स्वीकार किया है। इसलिए मेरी सब टीचर से गुजारिश है कि आपको भी चाइल्ड प्रिपरेटरी सर्विसेज, जो आप एक बच्चे को लाकर स्कूल में बिठा देते हो, उसको पहले स्कूल के लिए तैयार करना पड़ेगा, स्कूल को तैयार करना पड़ेगा, टीचर को तैयार करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट बराबर करना पड़ेगा, तो ही बच्चा कोप अप कर सकेगा। यदि हम स्कूल के बच्चों को मोटिवेट करेंगे, टीचर को मोटिवेट करेंगे, तो इसका प्रोग्रेस होगा। और इन सभी पहलुओं को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने बखूबी स्वीकार किया है। किसी ने कमेंट किया है कि डेफ बच्चों को साइन के साथ साथ लैंग्वेज जरूरी है। यस, आई डू एग्री। हमारा जो टोटल कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट है, वो साइन लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट, बट टोटल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। साइन लैंग्वेज का हिस्सा है, उनको भी जहां तक बने स्पीच डेवलप हो सकती है बचपन से, छोटी उम्र से, और साथ साथ में लैंग्वेज नॉलेज देना बहुत जरूरी है। किसी और के कोई ओरल प्रश्न अगर पूछना चाह रहा है तो अपना माइक ऑन करके पूछे, चर्चा करे। आपके कोई सुझाव हैं? हाँ, जयंती चावड़ा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, अपना माइक ऑन किया है आपने तो। सर एक सवाल है, वेबसाइट भेजिएगा, मैं टाइप कर देता हूँ, आप लिख लीजिए। मैं किसी ने www, मैं टाइप कर रहा हूँ, NAB Gujarat.org। इसमें सभी मैंने टाइप कर दिया, आप कॉपी कर लीजिए, NAB Gujarat। जी जी, मिल गया।
और दूसरी जो भारत सरकार की साइट जहाँ पर तो सभी कानून है, डिसेबिलिटी अफेयर्स .nic.in, ये दूसरी साइट है। ये सभी साइट्स है जो रेलेवेंट है। थैंक यू सर। वेलकम सर। मुझे लगता है अब किसी का प्रश्न नहीं है, चर्चाएं बहुत अच्छी तरह से हुई हैं। अगर किसी को होगा तो अपना हैंड रेज करेगा या फिर वो बोलने की कोशिश करेगा। अब हम यहाँ से सर आगे की तरफ चलते हैं। हमारे स्कूल की टीचर कविता बेन शाह से मैं विनती करूंगा कि वो आपसे इंटरेक्ट करें, उनके प्रश्न हैं तो प्रश्नों को पूछें और साथ में आपका एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स करें। कविता बेन प्लीज। नमस्ते सर। मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहूंगी आपसे सर कि जो ब्लाइंड है तो उसमें उसका अभ्यासक्रम है वो पूरा ब्रेल में आता है, तो फिर ऐसा हम नहीं कर सकते सर गुजरात सरकार की जो अभ्यासक्रम है वो साइन लैंग्वेज में आए, ऐसा कुछ सुविधा है सर? एक्चुअली करिकुलम तो टेक्स्ट में ही आता है, उसको हाँ। हम लोग कन्वर्ट करते हैं द ब्रेल प्रेस। संस्थाएं अथवा जो लोग इसके कार्य कर रहे हैं कि उनके दायित्व में आता है कि उसको साइन लैंग्वेज में भी कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि अभी गुजरात सरकार एक्सेसिबल मटेरियल ला रही है कि जिसको आप जो यूनिवर्सल कोड में आता है, यूनिकोड में, उसको आप डायरेक्टली ब्रेल प्रोडक्शन में ले सकते हो और उसके ऊपर से यदि आप मेरी सॉफ्टवेयर का उपयोग करें तो साइन लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना है कि आपको भी स्टैंडर्ड यूनिवर्सल साइन लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा। यदि आप थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं तो आप उसके लिए खुद से, क्योंकि हर एक स्कूल की साइन लैंग्वेज थोड़ी अलग पड़ जाती है, अलग यूनिफॉर्म यूज नहीं कर रहे हैं, तो इस सरकार के लिए एक यूनिफॉर्म पैटर्न तो लाना जरूरी होता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारी जो लीड संस्थाएं हैं उसमें लीड लेकर उसको आगे बढ़ाएं। जैसे मैं एक अच्छा समाचार देना चाहूंगा, जो लोग भी मेरे को सुन रहे हैं खासकर गुजरात में, यदि आपको कोई भी ऐसा ब्लाइंड स्टूडेंट मिले, भले वो सर्व शिक्षा में हो कि किसी संस्था में हो, जिसको पहली कक्षा लेकर 12वीं कक्षा तक कोई भी ब्रेल बुक चाहिए, तो NIEPVD भारत सरकार की योजना ब्रेल बुक फ्री दिया जा रहा है। केवल उनको उनका अपना क्लास किसमें है, स्कूल का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, स्कूल के प्रिंसिपल का नाम देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, और थोड़े समय में ब्रेल बुक बिल्कुल बिना मूल्य, कोई भी चार्ज के बिना NAB ब्रेल प्रेस में अवेलेबल है। और यही सुविधा मैं चाहूंगा कि उसको साइन लैंग्वेज में कैसे उनको सिखाया जाए। जो लीड संस्थाएं हैं, नडियाद में है, भावनगर में, उनको ये थोड़ा करना चाहिए कि हमने सभी ब्रेल प्रेसेस ने मिलकर, जो 18 ब्रेल प्रेसेस है, अलोका जी भी विटनेस है, ये सबने मिलकर एक स्कीम लेके आए हैं, सेंट्रल ब्रेल प्रेसेस स्कीम। उसके तहत हर एक व्यक्ति को निःशुल्क ब्रेल बुक मिले। इसको NIEPVD देहरादून बहुत ही सुचारू रूप से चला रही है। गए साल हम लोगों ने जितनी डिमांड थी पूरे गुजरात की उसको पूरी की है, आज भी पूरी हो रही है। और मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, यदि आपको ऐसा व्यक्ति जो ब्लाइंड है किसी प्राइवेट रूप से अपने आप से गुजरात के किसी भी कोने में पढ़ रहा है, उसको ब्रेल बुक चाहिए, आप उसको अवश्य भेजिएगा। और हमारी डिसेबिलिटी गुजरात एक वेबसाइट है, हिमांशु जी चलाते हैं, उस पर 12वीं कक्षा तक पूरा मटेरियल ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल है, बुक शेयर पर भी अवेलेबल है। एटलीस्ट ब्लाइंड के केस में टेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छा डेवलप किया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है KL और नडियाद, यदि हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करके इस मटेरियल को ऑटोमेटिकली साइन में कन्वर्ट करने के लिए करें, वहां पर हमारी संस्था भी डेफ के लिए कार्य करती है, वहां पर आपको कुछ मदद चाहिए होगा तो हम सब मिलकर काम करेंगे। लेट्स डेवलप एन ऐप और ए वेबसाइट जहां पर ये मटेरियल को इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द साइंस, इट्स पॉसिबल। लेकिन सरकार की हर बात की अपेक्षा करना मुश्किल होता है, लेकिन यदि हम करेंगे तो सरकार भी जुड़ेगी अपने साथ,
लेकिन शुरुआत तो अपने को करनी पड़ेगी। सर हमने एक छोटा सा प्रयोग भी किया था साइन लैंग्वेज में, एक काव्य का किया था, लेकिन ये जो हम करते हैं वो बहुत कॉस्टली होता है, तो उसके लिए कोई फंड का प्रोविजन किया है डेफ एजुकेशन के लिए? आप कुछ कह सकते हैं? बहुत ही अच्छा माध्यम है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें पूरे देश में 50,000 करोड़ खर्च किए जाते हैं। इस साल हमारी संस्था लगभग 10 करोड़ CSR में खर्च किया। तो उसके तहत हम लोग कॉर्पोरेट से, जैसे भावनगर में हमने ब्लाइंड स्कूल में 2 बार प्रोग्राम किया, स्लाइम मशीन, और उसमें क्योंकि जो शिक्षा है, साइन लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ एजुकेशन, पार्ट ऑफ एक्सेसिबिलिटी होता है। यदि इसको CSR में हम लोग कंपनियों से मांगे, कंपनी को तो पैसा खर्च करना है, उनको तो देना ही है, हमको जस्टिफाई करना है कि पैसा कहाँ पर चाहिए। यदि आप हमको बताएंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है, किसके लिए, हम लोग भी उसमें आपको अवश्य गाइड करेंगे जो मदद करना चाहती है। आपने आंसर देके मुझे बहुत कुछ आप में से मिला है सर। मैं आपके साथ और सभी लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूंगी कि सर आपने जो खेल महाकुंभ में जो बात की, हमारी भी एक लड़की है हमारी स्कूल की, प्रभा, वो अभी तक उसने 35 के ऊपर उसने गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, और वो छोटे से गांव की है, एक किसान की लड़की है। उसके पिता ने, उसका जो अभी का जो बैंक बैलेंस है वो ऐसा है कि उसके पिताजी ने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। तो उसी तरह से उसका प्रोग्रेस हुआ है। दूसरी बात ये है कि हमारा एक स्कूल का लड़का है शुभम, तो उसने अभी वो पोस्ट मास्टर की जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। तो उसका श्रेय मैं माध्यमिक टीचर्स और उसके प्रिंसिपल को देना चाहूंगी, क्योंकि उसकी प्रेरणा और मेहनत से उसको एग्जाम की प्रिपरेशन करवा के उसने ये प्राप्त किया है। और सर आपने आपके जो वक्तव्य में जिन जिन लोगों का जो जो एग्जाम्पल दिए, जो अभी है, उसकी तरह से आपका जो वक्तव्य आपका था, क्या हम उस लोग क्या है, वो डिसेबल को हम किस तरह से एबल बना सकते हैं, उसका अधिकार क्या है, उसके बारे में आपने सर बात की। और हमारा तो ये सद्भाग्य है सर कि आपकी नस नस में डिसेबल के लिए जो कार्य करने की जो जुनून है वो हमने आपके वक्तव्यों में से मिला है सर। कल ही मैं अनंत भाई शाह के पास गई थी, तब भी मैंने आपकी बात की तो उसने आपको नमस्कार बोला है, और आपके साथ उसने बहुत ही कार्य किया है, तो आपको कल ही वो याद कर रहे थे। हमारा ये सदनसीब है सर हमारा CRE का कि आप जैसे वक्ता हमें मिले और ज्ञान प्रदान किए। तो मैं सर केन इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ और TTC कॉलेज भावनगर की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। और कोई कोई बार भावनगर आना सर, हमको बहुत अच्छा लगेगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। रहता हूँ खाली। थैंक यू वेरी मच। अनंत भाई को मेरा नमस्कार दीजिएगा। हाँ श्योर श्योर सर। परम मित्र हैं। खाली एक सवाल हो रहा है, मैं उसका एक जवाब दे दूं लार्ज प्रिंट के बारे में। अभी सरिता जी का प्रश्न है लार्ज प्रिंट। अभी जो नई टेक्नोलॉजी, नई थिंकिंग आई है, लार्ज प्रिंट की आवश्यकता नहीं है। आप उसको मैग्नीफायर यूज कीजिए, टेबल मैग्नीफायर, हैंडल मैग्नीफायर, कंप्यूटर रिलेटेड मैग्नीफायर, ये सभी बहुत ही अफोर्डेबल हो गए हैं, काफी सस्ते हो गए हैं। यदि आप प्रॉपर मैग्नीफायर यूज करोगे तो रेगुलर बुक को मैग्नीफाई किया जा सकता है, क्योंकि लार्ज प्रिंट बुक का एक ही प्रॉब्लम है, हर एक व्यक्ति का मैग्निफिकेशन अलग होता है, रिक्वायरमेंट अलग होता है, बैकग्राउंड अलग होता है। तो आप जो उसको, आप यदि एक टीवी कैमरा, जो मैग्नीफाइंग कैमरा है, तो उसको आप यूज करोगे तो आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। मेरी आपसे गुजारिश है सरिता जी, जगह मैग्नीफाइंग इक्विपमेंट यूज करिएगा जो एडिप में भी अवेलेबल है। उसमें आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, जब भी आप एमपी में आओ तो पूरा हमारे यहाँ लो विजन लैब है, उसमें आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि हाउ इट इज
to have the large print books at your home. Sure, sir. Thank you जी. Sorry for taking more time. नहीं. Thank you, sir. थैंक यू सर, आपका प्रयास हमारे लिए और आप अपना टाइम, प्रीसियस टाइम निकाल करके हमारे बीच उपस्थित होते हैं, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों को बहुत फायदा हुआ है इस सब चीजों का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। Thank you, Santosh ji. Very nice. I take leave of everybody. Yes sir, yes sir. आलोका दी, हाँ, थैंक यू सर। अब हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि हम मिलेंगे सीधे 1:50 पे। तो सभी लोग, जो लोग इसमें जुड़ना रहना चाह रहे हैं वो जुड़े रहें, और जो लोग लीव होना चाहते हैं वो लीव हो जाएं। बट 1:50 पे सारे लोग ज्वाइन हो जाएंगे। आगे का हमारा सेशन जो है रितिका साहनी जी का है, और आज आपको इसके अलावा लिंक मिलती जाएगी। मैं एक लिंक अभी आपको एक